चैप्टर 56। इस बीच निखिल ने अंत में फैंगर्ल्स के झुंड से छुटकारा पा लिया था। मिष्टी ने करण को पानी की बोतल क्यों नहीं दी? आमतौर पर वो हमेशा ऐसा करने वाली पहली लड़की होती है। बोलते बोलते उसने चारों ओर देखा। अचानक किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा और उसके होंठ कांपने लगे। सीरियसली? क्या? रियान ने पूछा। निखिल ने इशारा किया। उसके चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन था। रियान और करण उस दिशा में देखने लगे। बच्ची को गहरी नींद में सोता देख वे दोनों दंग रह गए। अनजाने में उनके होंठ अविश्वास में कांपने लगे। अब जब वे समझ गए हैं कि निखिल ने इतनी अजीब रिएक्शन क्यों दी थी, लगता है मिष्टी ने सचमुच हार मान ली है, रियान ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा। पहले तो उन्हें लगा कि शादी के बाद भी वो करण से बेहद प्यार करती रहेंगी। उन्होंने सोचा कि वो डेफिनेटली करण को पानी की बोतल देने आएगी, लेकिन अब उसे सोते हुए देखना उम्मीदों से बिल्कुल ऊपर था। क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई दूसरी लड़की करण को पानी की बोतल देगी? सच में लड़कियां चंचल प्राणी थी। दूसरा राउंड शुरू होने वाला था। इस दौर में ओपोनेंट टीम ज्यादा आक्रामक नजर आए। शायद उन्हें करण की कमजोरी का पता चल गया था, लेकिन ओपोनेंट टीम को उम्मीद नहीं थी कि उनकी टीम के बाकी मेंबर्स भी उतने ही शानदार होंगे। हालांकि माहौल तीव्र था, फिर भी जेएलयू यूनिवर्सिटी की टीम अपनी ओपोनेंट टीम से कुछ अंक आगे हासिल करने में सफल रही। ही सो अमेजिंग, मीरा खुशी से उछल पड़ी। लक्ष्य ने सिर्फ एक डंक पर स्कोर किया था। यह इतना प्रभावशाली कदम था कि सभी ने इस लड़के पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिस पर उन्होंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। मूल रूप से अगर कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है और बास्केटबॉल के खेल में अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो वो डेफिनेटली सभी लड़कियों का ध्यान खींचता है। अचानक लक्ष्य ने एक जानी पहचानी आवाज को जोर से और क्लियर सुना। चीयरलीडिंग पास में थी और वो उन्हें देखने के लिए मुड़ा। उसने देखा कि मीरा खुशी से उन्हें चीयर कर रही है। शायद वो उसे चीयर नहीं कर रही थी, लेकिन उस स्पेशल मोमेंट में उसे अपनी एबिलिटी पर ज्यादा कॉन्फिडेंट हुआ। मिष्टी ने उबासी ली। शायद चूंकि उसने अपने पिछले जीवन में इस मैच को पहले ही देख लिया था, इसलिए उसे फिर से देखने में एक्साइटमेंट महसूस नहीं हो रही थी। मैच के किसी पॉइंट पर ओपोनेंट चीयरलीडर्स उनके पास पहुंची। सोनाली और कनिका उस समय अपनी टीम को चीयर कर रही थी। मिष्टी दूर चली गई और उनके पीछे बैठ गई। क्या तुम चीयरलीडर्स की कप्तान हो? रागिनी ने सोनाली से पूछा। क्योंकि वो हमेशा मिडिल में थी, इसलिए उसने ओपोनेंट का ध्यान खींचा। रागिनी के लिए इस पोजीशन पर केवल सबसे मजबूत और सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंबर ही हो सकता है, इसलिए उसकी निगाहें सोनाली पर हर समय रहती थी। लेकिन जब उसने सोनाली पर एक अच्छी नजर डाली तो रागिनी ने देखा कि वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसने सोचा था। साथ ही सोनाली का लुक भी नॉर्मल लग रहा था। इसलिए सोनाली के इस पोजीशन पर बने रहने का केवल एक ही कारण था, वो कोई इम्पोर्टेंट होना चाहिए। सोनाली ने रागिनी पर भी अच्छी नजर डाली। जब उसने दूसरी लड़की की आंखों में शक देखा तो वो गुस्सा हो गई। उसने अपनी ठुड्डी उठाई और गर्व से कहा, हाँ, मुझे मत बताओ कि तुम भी मिस यूनिवर्सिटी हो? रागिनी ने सोनाली से फिर पूछा। मैं तुम्हें यह सब क्यों बताऊं? सोनाली ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लग रहा था कि वो रागिनी को सस्पेंस में रखेगी। मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बास्केटबॉल टीम कितनी अमेजिंग है, हालांकि तुम्हारी चीयरलीडिंग टीम को अभी भी अपनी स्किल पर ब्रश करने की जरूरत है। वे सभी चालें कुछ ज्यादा ही एवरेज दिखती हैं कि तुम भीड़ को एक्सरसाइटेड करने में कैपेबल नहीं लगती, रागिनी ने कहा। सोनाली पहले से ही बुरे मूड में थी। अपने ओपोनेंट से लेक्चर को सुनकर वो अपमान के कारण गुस्से में आ गई। आखिरकार सोनाली ही डांस मूव्स चुनने वाली थी, तो उसका मतलब था कि सोनाली का टेस्ट खराब था। उसने उपहास किया, तो क्या तुम्हारी टीम हमारी टीम से हारती रहती है? रागिनी ने मुंह फेर लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोनाली इतना बुरा रिएक्ट करेगी, तो उसने शांति से कहा, मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहती थी। क्या तुम्हें इतना सख्त होने की जरूरत है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या हारता है, तुम्हें पोलाइट होने और दूसरों के लिए कुछ सम्मान दिखाने की जरूरत है। एक चीयर कप्तान के रूप में तुम्हें इस तरह का रिएक्ट नहीं देना चाहिए। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। तुम्हारी टीम डेफिनेटली हारेगी। ओह, मैं समझी। क्या तुम चाहती हो कि हमारी टीम तुम्हारी टीम को आसानी से छोड़ दे ताकि हम तुम्हें बुरी तरह से ना कुचले? सोनाली सरकास्टिक ने लहजे में कहा। यह मेरा मतलब नहीं था, रागिनी ने आईब्रो सिकोड़ ली। उसे समझ नहीं आया कि सोनाली ने ऐसा क्यों सोचा। उनकी चर्चा ने जनता का ध्यान खींचना शुरू किया। हर कोई बात कर रहा था कि क्या हो रहा है। जल्द ही मैच खत्म हो गया था। जैसी कि उम्मीद थी, करण की टीम ने मैच जीत लिया। जब उन्होंने हंगामा देखा तो वे सोनाली के पास पहुंचे। यहाँ क्या चल रहा है? करण ने हैरान होकर पूछा। जब सोनाली ने उन्हें पास आते देखा तो उसके हाव भाव काफी बदल गए। उसने शिकायत की, करण, वे बहुत दूर जा रहे हैं। उन्होंने हमें उन पर आसानी से जाने के लिए कहा। मैंने हार नहीं मानी, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे डांस मूव्स घटिया और वे प्रेजेंटेबल नहीं है। उनका यह बयान सुनकर करण के होश उड़ गए।
चीयरलीडर्स ने उनके बास्केटबॉल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट किया। अगर उन्होंने कहा कि चीयरलीडर्स प्रेजेंटेबल नहीं है तो उन्होंने बास्केटबॉल एसोसिएशन का भी अपमान किया। जिसने भी इसे सुना वो खुश नहीं होगा। मेरा वो मतलब नहीं था। रागिनी को उम्मीद नहीं थी कि सोनाली चीजों को उल्टा कर देगी। इसके अलावा जैसे जैसे उसने खिलाड़ियों को पास आते देखा उनका रवैया भी काफी बदल गया था। मैं बस सच बोल रही हूँ। कनिका ने भी सुना। लेकिन तुम फिर भी इनकार कर रही हो, सोनाली ने गुस्से में कहा। कनिका तब उठी और सिर हिलाया। सोनाली की आंखों में आंसू थे, जैसे कि किसी अन्याय का सामना कर रही हूँ। मुझे पता है कि आपकी चीयरलीडिंग टीम में सब प्रोफेशनल है। हम आपकी टीम जितने अच्छे नहीं है, लेकिन हमने पहले ही अपना बेस्ट दिया है। आपको इस तरह हमारा अपमान नहीं करना चाहिए, है ना? हमारी भी इज्जत है। यह सही है। हम माफी की मांग करते हैं। दूसरी बास्केटबॉल टीम मैच हारने के बाद पहले से ही खराब मूड में थी। उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। इसलिए उन्होंने रागिनी को अविश्वास से देखा। उन्होंने सोनाली पर भरोसा करना चुना था। यह तुम्हारी गलती है। लेकिन यह यूनिवर्सिटी के बीच एक दोस्ताना खेल है, इसलिए हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि हमें उम्मीद है कि अगली बार आपकी चीयरलीडर कप्तान अपनी बातों से सावधान रहेगी, करण ने रेस्पेक्टफुल्ली कहा। स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में करण इस मुद्दे को उछालना और दोनों एसोसिएशन को दुश्मन बनते देखना नहीं चाहता था। करण ने जो कहा उसे सुनकर सोनाली खड़ी हो गई और कहा, तुम सही कह रहे हो करण, हालांकि इस लड़की ने मुझे अभी अभी नाराज किया है। हम यहाँ एक दोस्ताना मैच कर रहे हैं, इसलिए हमें साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए और अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहिए। एल चैप्टर 57। मैं अभी अभी बहुत नाराज थी, लेकिन करण ने पहले ही यह कह दिया था, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, सोनाली ने कहा। यह सुनकर उनके ओपोनेंट का चेहरा और भी उदास हो गया। फिर उन सभी ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ जेएलयू यूनिवर्सिटी छोड़ दी। बाद में किसी ने इंटरनेट पर वीडियो पोस्ट किया और ओपोनेंट को रवैया दिखाने के लिए फटकार लगाई, भले ही उसकी बास्केटबॉल टीम ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया हो। उन्होंने महसूस किया कि ओपोनेंट टीम ज्यादा ही आगे निकल गई है। वीडियो में जब सोनाली नजर आ रही थी तो उसके फैंस ने इस बात को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि वे वीडियो में बातचीत को क्लियरली नहीं सुन सकते थे, लेकिन जो कुछ हुआ उसका सार वे जानते थे। वे इतने गुस्से में थे कि वे सोनाली के लिए न्याय चाहते थे। सोनाली ने बाद में कैप्शन के साथ एक पोस्ट अपलोड किया, लोगों ने मुझे नीचा देखा क्योंकि मैं काफी मेहनती नहीं हूँ। मैंने सबक सीखा। अगली बार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। उस पोस्ट को देखकर उसके सभी फैंस को काफी गुस्सा आया। इस चीयरलीडर कप्तान का रवैया अच्छा नहीं है। ऐसी मिस यूनिवर्सिटी होना किसी भी कॉलेज के लिए शर्म की बात है। सही बात है। सोनाली एक प्रोफेशनल डांसर के साथ कैसे कंपटीशन कर सकती है? क्या वो सोनाली से जानबूझकर लड़ने की कोशिश कर रही थी? मुझे सोनाली के लिए बुरा लग रहा है। उसे पब्लिक के सामने कैसे अपमानित किया जा सकता है? चीयरलीडिंग कप्तान को सोनाली से माफी मांगनी चाहिए। उदास मत हो सोनाली, हम हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा हम उससे डरते नहीं हैं। चलो उसका पता लगाते हैं। हम उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। यह सही है। हमें उसे ट्रैक करना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि सोनाली को धमकाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। जब सोनाली ने उसके बारे में सभी फैंस की कमेंट्स पढ़ी तो वो खुशी से मुस्कुराई। मिष्टी ने यह सब ट्विटर पर भी पढ़ा। सोनाली के फॉलोअर्स इतने इनक्रेडिबल थे कि कोई 1 घंटे से भी कम समय में रागिनी का ट्विटर अकाउंट डिलीट करने में कामयाब हो गया। वो लगभग 10,000 फॉलोअर्स के साथ सिर्फ एक कवर मॉडल थी। वे बर्बर लोग रागिनी के अकाउंट पर जाकर बिना सोचे समझे उसे डांट रहे थे। उन्होंने माफी की भी मांग की थी, नहीं उस पर रिपोर्ट दर्ज करने की धमकी दी थी। वे उसे तरह तरह से धमका रहे थे। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, परिणाम ठीक वैसा ही था जैसा उसके पिछले जीवन में हुआ था। लेकिन मिष्टी को आखिरकार पता चल गया कि रागिनी ने सोनाली से क्या कहा था। वो न केवल जानती थी, बल्कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया था। उसने सोचा कि जब वे सोनाली के असली रंग देखेंगे तो उन मूर्ख फैंस को कैसा लगेगा। मिष्टी उस दिन के आने का इंतजार कर रही थी। अपने पिछले जीवन में इस घटना से सोनाली को कई फैंस और फॉलोवर्स बढ़े थे। उसने सोचा कि अगर सच्चाई उन फॉलोवर्स ने सोशल मीडिया पर देखी गई बातों के ठीक विपरीत थी, तो क्या वे अभी भी सोचेंगे कि सोनाली एक दयालु और मासूम लड़की थी। दोपहर में जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि लिविंग रूम में सोफे पर एक महिला बैठी है। आसपास के नौकरों के हाव भाव भी अजीब लग रहे थे। मिष्टी ने जब उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। यह महिला वर्षा रावत है, अगस्त्या की एक फियांसे है, जिसने घटना के समय सगाई तोड़ दी थी। मिष्टी को पता चला कि वे बचपन में साथ साथ बड़े हुए हैं, इसलिए उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। वर्षा और सोनाली के बीच एकमात्र अंतर यह था कि अगस्त्या ने उसके साथ सोनाली से बेहतर व्यवहार किया। उस समय मिष्टी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था कि अगस्त्या और वर्षा के बीच कितनी अच्छी दोस्ती थी।
वो अगस्त्या को तलाक देने के लिए अधीर थी। मिष्टी के अतीत में कुछ भी बेहतर नहीं था, पर अब वर्षा, जो नरम और एलिगेंट ढंग से तैयार है, ने भी उसे देखा। वो उठ खड़ी हुई और मिष्टी को अच्छी तरह से देखने लगी। वह मुस्कुराई और बोली, क्या तुम वो लड़की हो जिसने अगस्त्या से उसकी बदकिस्मती को दूर करने के लिए शादी की है? फिर उसने आहें भरते हुए फिर कहा, कितनी सुंदर लड़की हो तुम, बस तुम बहुत छोटी लग रही हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि अगस्त्या ने उससे शादी कर ली है। मिष्टी, जिसने अपने पिछले जीवन में इस सीन को एक्सपीरियंस किया था, जानती थी कि वर्षा यहाँ एक मकसद के लिए थी। अतीत में वर्षा उससे अगस्त्या से तलाक मांगने को कहती रहती थी। उसने वादा किया था कि अगर उसने उसे छोड़ने का फैसला किया तो वो उसे बहुत ज्यादा पैसे देगी। उस समय मिष्टी ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन हर बार जब उसने अगस्त्या को देखा तो वो खुद को एक शब्द भी कहने के लिए नहीं ला सकी। वो इतनी डरी हुई थी कि अगर उसने तलाक का जिक्र किया तो अगस्त्या उसे मौत के घाट उतार देगा। इसलिए उसने मामला छोड़ दिया था। लेकिन मिष्टी की अब एक अलग मानसिकता थी। वो अगस्त्या को कभी तलाक नहीं देगी। हालांकि वो इस महिला को, जो उसके पति के पीछे थी, इस जीवन में वो जो चाहती है उसे पाने की इजाजत नहीं दे सकती है। मिष्टी ने संदेह से पूछने का नाटक किया। मैं स्टूपिड हूँ। मैं अपना परिचय देना भूल गई, वर्षा ने उसके पास जाते हुए कहा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से मुस्कुराई। हाय, मैं वर्षा अग्निहोत्री हूँ। मैं पहले अगस्त्या की मंगेतर थी। मिष्टी ने हाथ नहीं मिलाया। जिस तरह से उसने इतने इंटीमेट तरीके से अगस्त्या कहा, उससे मिष्टी काफी असहज महसूस कर रही थी। क्या वो नहीं जानती है कि अगस्त्या शादीशुदा है? वो उसके इतने करीब होने का दिखावा कैसे कर सकती है? अगर वो उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर होती तो मिष्टी उसे बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थी। उसकी आंखें एक पल के लिए अंधेरी हो गईं। और उसने पूछा, तो आज तुम यहाँ क्यों हो? क्या कुछ इम्पोर्टेंट है? वर्षा मुस्कुराई। कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी सुना है कि अगस्त्या की शादी हो गई है, इसलिए मैं उसकी वाइफ को देखने आई। बस इतना ही। मैं देख रही हूँ। मिष्टी ने थोड़ा सिर हिलाया। अच्छा, अब तुमने मुझे देख लिया है। मुझे बहुत काम है। आई एम सॉरी, मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे सकती। मिस्टर मोहन, प्लीज हमारे मेहमान को दरवाजे तक छोड़ आइए, मिष्टी ने हाथ उठाते हुए कहा। वर्षा की मुस्कान जम गई। उसकी आंखें शीतलता से चमक उठीं। मिस सिन्हा, क्या आप अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करती है? मैंने इस तरह का ट्रीटमेंट कहीं नहीं देखा। मिष्टी ने सिर उठाया और कहा, अब आपने इसे देख लिया है। वर्षा दंग रह गई। जैसे ही उसे होश आया, उसका चेहरा पल भर में कांप गया। यहाँ आने से पहले उसने किसी से मिष्टी का बैकग्राउंड चेक करवाया था। यही कारण था कि वो जानती थी कि मिष्टी अगस्त्या से शादी नहीं करना चाहती है। उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक मिष्टी एक स्टूडेंट और किसी और से प्यार करती है, इसलिए वो आज मौके का फायदा उठाने आई हैं। आखिरकार दीवान परिवार ने अभी तक मिष्टी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था, नहीं तो वे उसके लिए परिवार से मिलने की इंतजाम कर देते। वर्षा को पता चला कि अगस्त्या पूरी तरह से ठीक हो गया है, इसलिए मिष्टी अब पूरी तरह से बेकार है। यह समय है जब उसे अगस्त्या को तलाक देने के लिए उसे मनाने का मौका मिला है। अगस्त्या एक अभिमानी व्यक्ति था और उसने बिना पछतावे के उसे एक तरफ धकेल दिया। मिष्टी के बिना वर्षा दीवान परिवार की सबसे प्यारी बहू हो सकती है। वो अभी भी शादी करने और मिसेज दीवान बनने की अपनी इच्छा पूरी कर सकती थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मिष्टी उसे दो टूक आउट कर देगी। उसने अपने बटलर से यहाँ तक कि उसे बेरहमी से दरवाजे तक छोड़ने के लिए भी कहा है। वर्षा ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। उसने महसूस किया कि उसके सामने खड़ी महिला अब उस इंसान से अलग लग रही है जिसकी उसे जानकारी मिली थी। उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उसे इस लड़की से बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। अब कुछ और नहीं है तो मैं जा रही हूँ, मिष्टी ने कहा जब उसने वर्षा को अचंभे में देखा। बिना कुछ कहे वो मुड़ी और सीधे ऊपर चली गई। अगले सेकंड उसने वर्षा को एक्साइटमेंट में कहते हुए सुना, अगस्त्या तुम घर आ गए। मिष्टी थोड़ी हैरान हुई। वो घूमा और देखा कि अगस्त्या उसके ठीक पीछे हंटर के साथ घर के अंदर आ रहा है। अगस्त्या एक पल के लिए दंग रह गया जब उसने देखा कि वो वर्षा है। एल चैप्टर 58। वर्षा, तुम वापस आ गई, अगस्त्या ने कहा। उसने मिष्टी की ओर देखा जो सीढ़ियों पर खड़ी थी। फिर वो मुड़कर वर्षा की ओर देखने लगा। मिष्टी का चेहरा अचानक उदास हो गया। हाँ अगस्त्या, देश वापस आते ही मैं तुमसे मिलने आई, लेकिन मिस सिन्हा मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है। तुम्हारे वापस आने से पहले ही उन्होंने बटलर से मुझे निकालने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता कि मैंने उन्हें परेशान करने के लिए क्या गलत किया है, वर्षा ने उदास टोन में कहा। अगस्त्या ने मुंह फेर लिया और रोजलिन की ओर देखा। क्या तुमने वर्षा को बाहर निकलने के लिए कहा था? मिष्टी का चेहरा और भी उदास हो गया और उसने जवाब दिया, उसने कहा कि वो मुझे देखने आई था और देखा भी, तो इसके बाद उसे जाना ही था, है ना? तो फिर यह कैसे हुआ कि मैंने उसे बाहर निकाला हो?
अगस्त्या का चेहरा थोड़ा डार्क पड़ गया। वर्षा ने आगे कदम बढ़ाया और कहा, अगस्त्या, मैं इसके लिए मिस सिन्हा को ब्लेम नहीं करती, मैं बस निराश थी कि मैं तुम्हें नहीं देख सकी। लेकिन अब जब तुम वापस आ गए तो मैं अंत में तुम्हें देखकर अपने मन को शांत कर सकती हूँ कि तुम अच्छी हेल्थ में हो। थैंक यू फॉर योर कंसर्न, अगस्त्या ने कमजोर रूप से कहा। यू आर वेलकम, दैट्स माई प्लेजर, आखिरकार हम लगभग बन ही गए। आई एम सॉरी मिस सिन्हा, प्लीज मुझे गलत न समझें, मेरा यह मतलब जानबूझकर कहने का नहीं था। वर्षा अचानक रुक गई, जैसे उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा है। डोंट वरी, तुम दोनों आगे बढ़ो, मुझे अपना होमवर्क करना है, मिष्टी ने अपने होठों को हिलाते हुए कहा। फिर वो तुरंत अपने कमरे में चली गई। अगर उसके पिछले जन्म में ऐसा होता तो उसे खुशी होती, पर अब अपने कमरे में जाते ही मिष्टी की आंखों में अंधेरा छा गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। अगस्त्या की निगाहों ने मिष्टी का पीछा किया। ऐसा लग रहा था कि आज उसका मूड खराब है। जब रात के खाने का समय हुआ तो अगस्त्या ने मिस्टर मोहन को मिष्टी को बुलाने के लिए कहा। मिस्टर मोहन ने सिर हिलाया और ऊपर की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वो बेचैन होकर नीचे उतर आए। क्या हुआ, अगस्त्या ने पूछा। मिसेस दीवान ने कहा कि वो डाइट पर है, इसलिए वो रात का खाना छोड़ रही है, मिस्टर मोहन ने बेप्सी से कहा। यह सुनकर अगस्त्या और भी भड़क उठा। बकवास। वर्षा, जो उसके बगल में बैठी थी, ने जल्दी से उसे दिलासा दिया, गुस्सा मत हो अगस्त्या, तुम्हारी अभी अभी हेल्थ सही हुई है, वो अभी भी टीनेजर है। क्या तुम नहीं जानते कि यह यंग लड़कियों के लिए एक ट्रेंड है? लेकिन वो पहले से ही पतली है, इसलिए उसे डाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हर किसी का नजरिया अलग होता है, वर्षा ने बेप्सी से अपना सिर हिलाते हुए कहा। अगस्त्या फिर उठा और कहा, वर्षा प्लीज अपना डिनर कंटिन्यू करो। फिर वो सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। वर्षा ने आईब्रो सिकोड़ ली। अगर ऐसा किसी अन्य महिला ने किया होता तो अगस्त्या इसे अनदेखा कर देता, लेकिन अब वो इस मामले को लेकर परेशान था, यहाँ तक कि पर्सनली ऊपर जाकर मिष्टी को डिनर के लिए कहने गया सिर्फ इसलिए कि उसने मना कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह लड़की औरों से अलग है, साथ ही उससे आसानी और फ्रेंडली तरीके से बात करना मुश्किल था। वर्षा के लिए अपने प्लान्स को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। अगस्त्या ऊपर गया और मिष्टी का दरवाजा खटखटाया। बाहर जाओ, मैंने पहले ही कहा था कि मैं डाइट पर हूँ, मिष्टी अधीरता से चिल्लाई। अगस्त्या के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने जोर से नॉक किया और धीमी आवाज में कहा, दरवाजा खोलो। अचानक उसने कमरे के अंदर से कुछ नहीं सुना। वो चुप हो गया। इस समय अगस्त्या बहुत गुस्से में था। मैं 3 तक गिन रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने बोलना बंद किया, दरवाजा खुल गया। मिष्टी ने उसका सेल फोन पकड़कर उसकी ओर देखा। वो एक गेम खेल रही थी। तब उसने गुस्से से उससे कहा, क्या हुआ? देखो तुमने क्या किया है, मैं तुम्हारी वजह से गेम हार गई। इस समय अगस्त्या ने अपना आपा खो दिया। पहले तो उसे लगा कि उसने पहले जो कहा उससे वो नाराज है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह हार्टलेस लड़की अभी भी गेम खेलने के मूड में है। मिष्टी डर गई जब उसने एक जोड़ी डराने वाली निगाहों को उसे घूरते देखा। उसका अहंकार फीका पड़ गया और उसने जल्दी से अपना सेल फोन अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। मुझे फोन दो, अगस्त्या ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या? मिष्टी ने यह नहीं समझने का नाटक किया कि उसका क्या मतलब है। मुझे दोबारा दोहराने मत दो, अगस्त्या का लहजा थोड़ा खतरनाक लग रहा था। मिष्टी को इतना दुख हुआ कि उसने अपना मुंह थपथपा लिया। उसने पिछले जीवन में उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। फिर उसने अगस्त्या से कठोरता से कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपना फोन नहीं दे रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि अगस्त्या ने उसे बहुत डरा दिया था। तब उसे एहसास हुआ कि वो इस समय उस पर बहुत सख्त हुआ है, इसलिए उसने उसके टोन को नरम करते हुए कहा, ठीक है, तुम इसे रख सकती हो, लेकिन मेरे साथ डिनर के लिए नीचे आओ। मैंने कहा कि मैं डाइट पर हूँ। आगे बढ़ो, अपना डिनर खुद खाओ। वो उस महिला के साथ डिनर भी नहीं करना चाहती है। उसे देखकर ही उसकी भूख कम हो गई थी। डाइट? क्या तुम्हें डाइट पर रहने की जरूरत है? आकाश ने आज उसे जो तस्वीर भेजी थी उसके बारे में सोचते हुए अगस्त्या ने सवाल किया। अगस्त्या का चेहरा फिर से खट्टा हो गया। कॉलेज में इस तरह के कपड़े पहनने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो खुद मौत को गले लगा रही है? इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। मैं डाइट पर रहना चाहती हूँ, मिष्टी ने कहा। अगस्त्या के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। तो ठीक है, आगे बढ़ो, डाइट पर रहो। तुम्हें फ्यूचर में डिनर के लिए भी नीचे आने की जरूरत नहीं है। मिष्टी दंग रह गई। जब उसे होश आया तो अगस्त्या जा चुका था। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने मौके पर ही अपने पैर पटक लिए। तो ठीक है, तुम सच में बेवकूफ हो, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर वो मुड़ी और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चली गई। बैंग! अगस्त्या रुक गया। वो 1 सेकंड के लिए दंग रह गया। दरवाजा इतनी जोर से पटक दिया कि नीचे के सभी लोग इसे जोर से और क्लियर सुन सकते थे। वे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की।
यह पहली बार था जब उन्होंने मिष्टी को अगस्त्या के साथ लड़ते हुए देखा था। वर्षा की आंखें चमक उठी, उसके मुंह का कोना अनजाने में कांप रहा था। जब अगस्त्या डाइनिंग रूम में लौटा तो वो शर्मिंदा होकर खड़ी हो गई। अगस्त्या, क्या मैंने उसे इतना गुस्सा दिलाया? मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो मुझे जाना चाहिए। अगस्त्या ने फिर कोल्ड टोन में कहा, बस उसे अनदेखा कर दो। हालांकि वर्षा इस बात से परेशान लग रही थी, लेकिन चुपके चुपके उसे बहुत खुशी हुई। अगस्त्या ने उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। वर्षा घंटों तक दीवान रेजिडेंस रही जब तक कि बाहर अंधेरा नहीं हो गया। उसका घर जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगस्त्या ने उससे रुकने के लिए भी नहीं कहा था। वो दुविधा में थी, तो उसने उसे इशारा किया, अगस्त्या, देर हो रही है। वो आदमी जो अखबार पढ़ रहा था, उसने सिर उठाया। उसने बाहर देखा और अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। तुम सही कह रही हो। हंटर, मिस वर्षा को घर भेजो। वर्षा दंग रह गई। वो शर्मिंदा हो उठी और बोली, थैंक यू अगस्त्या, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी। तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए। अगस्त्या हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया और कुछ नहीं कहा। उसे इस तरह देखकर वर्षा अवाक रह गई। वो केवल निराशा में ही जा सकता थी। कुछ मिनट बाद अगस्त्या ने अपना अखबार नीचे रख दिया। वो उठा और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। उसने मिष्टी का दरवाजा खटखटाया। उसे कमरे के अंदर से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। शायद वो सो गई थी क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और दरवाजे के घुंडी को घुमाया, केवल यह पाया कि मिष्टी ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। क्या उसे डर है कि वो बिना इजाजत के उसके कमरे में घुसेगा? अंत में जाने से पहले वो काफी देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। अगली सुबह नाश्ते के समय मिष्टी का दरवाजा बंद रहा। कमरे के अंदर से अभी भी कोई आवाज या हलचल नहीं थी। अगस्त्या का चेहरा फिर से उदास हो गया, लेकिन उसने कुछ और नहीं किया। 20 मिनट बाद उसके जाने का समय हो गया, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। चैप्टर 59। अगस्त्या जो खाने की डेस्क पर बैठा था, उसने अभी तक नाश्ता करना शुरू नहीं किया था। माहौल इतना तनाव में था कि किसी की भी सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक उन्होंने ऊपर का दरवाजा खुला और किसी के उबासी लेने की आवाज सुनी। मिष्टी आखिरकार अपने कमरे से बाहर आ गई। अगस्त्या के उदास चेहरे से हटकर मिष्टी शांत दिख रही थी। उसने अपना बैग उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे दरवाजे की ओर चल पड़ी। वहीं रुक जाओ, अगस्त्या की आवाज कोल्ड लग रही थी। उसने घर से निकलने से पहले ही उसे रोक लिया। जाने से पहले अपना नाश्ता खा लो। नहीं, मैं डाइट पर हूँ, मिष्टी ने बिना इधर उधर देखे ही कहा। फिर वो फौरन बाहर भागी। अगस्त्या गुस्से में था, उसका चेहरा घृणित हिडियस हो गया। आकाश बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने मिष्टी को कार में अकेले जाते देखा तो उसने उलझन से पूछा, मिसेज दीवान, मिस्टर दीवान कहाँ है? हमें उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं आज अकेले कॉलेज जा रही हूँ, मिष्टी ने नरम टोन में कहा। आकाश ने भोला भाला सिर हिलाया। कभी कभी जब अगस्त्या के पास निपटने के लिए कुछ होता तो वो अलग ही जाता है। कार धीरे धीरे चली गई। हंटर ने सिर नीचे घर से बाहर अगस्त्या का पीछा किया। जब उसने यह नजारा देखा तो वो अपने आप को निगलने से रोक नहीं पाया। मैडम कितनी बोल्ड है। उसने मिष्टी को एडमायर किया। फिर उसने अगस्त्या की बर्फीले एक्सप्रेशन देखे और महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक जा रही है। हंटर ने जल्दबाजी में अपनी नजरें हटा ली। मिष्टी जब कॉलेज पहुंची तो अपनी सीट पर जाते ही उसका पेट गड़गड़ाहट करने लगा। उसने थपथपाते हुए अपने पेट पर हाथ रखा। फिर वह अपने बैग में पहुंची, सैंडविच का एक बड़ा बैग निकाला और तुरंत अपना मुंह भरना शुरू कर दिया। उसने क्लास में आने से पहले चुपके से सैंडविच नीचे खरीद लिए थे। किस्मत से उसने अपना बैंक कार्ड ले लिया जब वो सिन्हा के घर से निकली थी, इसलिए उसके पास खाने के लिए कुछ खरीदने के लिए पैसे थे। नहीं तो अगर वो अगस्त्या के साथ लड़ाई में पड़ जाती तो वो डेफिनेटली भूखी रहती। मिष्टी ने जब इसके बारे में सोचा तो वो दुखी हो गई। दरअसल वो अगस्त्या पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। वो बहक गई थी जब वो औरत कल रात मिलने आई थी। उसने उन दोनों को एक दूसरे से लड़ने के लिए भड़काया। वो एक्चुअली जिलस थी। जैसे ही वर्षा ने घर में कदम रखा था वो उससे नफरत करने लगी थी। अगस्त्या ने उस अननोइंग औरत से बिना यह सोचे कि वो कैसा महसूस कर रही है उससे बात की थी। जब उस औरत ने उसे फंसाया तो वो उसे घूर भी रहा था। अगस्त्या ने लगभग उसे नाराज कर दिया। उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं किया था, यहाँ तक कि उसके पिछले जन्म में भी नहीं किया था। लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि कल उसे इतना घूर कर क्यों देखा। शायद अगस्त्या को पसंद है कि कोई उसके साथ गलत व्यवहार करे, क्योंकि पिछले जन्म में मिष्टी ने उसके साथ कितना गलत व्यवहार किया था, फिर भी उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। लेकिन मिष्टी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकती है, जैसा कि उसने अपने पिछले जीवन में किया था। क्रिस अपने नए फायर थीम वाले स्केटबोर्ड को पकड़े हुए क्लास में आया। मिष्टी के चिंतित भाव को देखकर उसने एक आईब्रो उठाई और उसके पास बैठ गया। जब मिष्टी परेशान थी, उसने महसूस किया कि क्रिस उससे टकरा रहा है।
वो इतनी गुस्सा हुई कि उसने तुरंत डेस्क पर एक रेखा खींच दी। उसकी आंखों को सिकोड़ते हुए उसने उससे कहा, रेखा को पार मत करना। तो क्या हुआ अगर मैं करूं? क्रिस ने मांग की। मिष्टी बस उस पर हंसी। जब क्रिस ने उसकी खौफनाक मुस्कान को देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने अपना स्केटबोर्ड जमीन पर फेंक दिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जैसे ही उसने अपना बैग दराज में रखा, उसने महसूस किया कि उसके हाथ के पिछले हिस्से में कुछ नरम और प्यारा रेंग रहा है। उसका मुंह पीला पड़ गया। वो महसूस कर सकता है कि यह धीरे धीरे उसकी उंगलियों को रेंग रहा है। उसने तुरंत अपना हाथ दराज से बाहर निकाला और देखा कि उसके हाथ में हरे बालों वाला कैटरपिलर है। क्रिस घबरा गया था, एक जंगली एक्सप्रेशन के साथ ऊपर और नीचे कूद रहा था और अपने आसपास के सभी लोगों को हैरान कर रहा था। मिष्टी सिन्हा, क्रिस चिल्लाया, अपना जबड़ा बंद कर लिया। मिष्टी, जो क्लास के बाहर जा रही थी, फूट फूट कर हंस पड़ी। उसने मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? दरअसल उसे इत्तेफाक से पता चला था कि क्रिस कोमल शरीर वाले जानवरों से डरता है। मिष्टी ने ट्विटर पर लॉग इन किया और रागिनी के अकाउंट को सर्च की। रागिनी कल से ही लोगों की आलोचना का शिकार हो रही है। उसने कमेंट सेक्शन में क्लिक किया और कई कमेंट्स को देखा जिसमें उन्होंने सोनाली से माफी मांगने की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया था। उसे अपने पिछले जीवन में याद आया, रागिनी कल सुबह ट्विटर पर सोनाली से माफी मांगेंगी, इसलिए मिष्टी के लिए कार्रवाई करने का समय आ गया था। सोनाली के फैंस और फॉलोवर्स की आंखों में आग जल रही थी। मिष्टी ने सोचा कि आग बुझाने के लिए उन पर गीले कंबल फेंकने का समय आ गया है। उसने ट्विटर पर एक नया अकाउंट रजिस्टर किया और रागिनी को एक प्राइवेट मैसेज भेजा, मिस रागिनी, मेरे पास उस दिन आपके और वाकी चीयरलीडिंग कप्तान के बीच बातचीत का एक वीडियो क्लिप है। मुझे पूरा यकीन है कि यह आपकी बेगुनाही साबित कर सकता है। उसने सोचा कि रागिनी को उसके मैसेज का जवाब देने में कुछ समय लगेगा। उसे तुरंत जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। तुम कौन हो? मैं कौन हूं यह जानना मायने नहीं रखता है। अब जो मायने रखता है वो यह है कि मेरे पास वो है जो तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चाहिए। क्या तुम्हें यह सबूत चाहिए? मिष्टी ने जवाब दिया। इसका क्या प्राइस है? रागिनी ने शक से पूछा। प्राइस? मिष्टी ने इस पर ध्यान से सोचा। दरअसल वो सोनाली के व्यवहार से खुश नहीं है और पाखंडी की पब्लिक इमेज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो चाहती है कि हर कोई उसका असली रंग देखे। ऐसा करने के लिए यह वीडियो क्लिप काफी होगी, लेकिन मिष्टी चाहती थी कि इस बार कोई और उसे सबक सिखाए। इसके अलावा उसे लगा कि यह दूसरी मिस यूनिवर्सिटी इस मामले में उसकी मदद करने को तैयार होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि वो पाखंडी है। मुझे यकीन है कि तुम उसे आसानी से जाने नहीं दोगी। क्या मैं सही हूँ? मिष्टी ने पूछा। बेशक। मैंने उसकी वजह से अपनी नौकरी खो दी। इसके अलावा मुझे लाखों लोगों द्वारा अपमानित किया जा रहा है। मैं उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ? यह मैसेज देखकर मिष्टी मुस्कुराई। फिर उसने वीडियो क्लिप रागिनी को भेजी। उसे यकीन था कि रागिनी को पता है कि आगे क्या करना है। फिर उसने अपने बनाए गए अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया और ओरिजिनल अकाउंट से ट्विटर में फिर से लॉग इन किया। मिष्टी, यूनिफॉर्म बांटी जा रही है भगवान। यह बहुत बदसूरत है। मानवी चिल्लाई और बेड से कूद गई। फिर उसने अपना फोन उसे देखने के लिए सौंप दिया। मिष्टी ने देखा। यह एक न्यू यूनिफॉर्म की तस्वीर थी जिसे कॉलेज फोरम में अपलोड किया गया था। नई यूनिफॉर्म मौजूदा यूनिफॉर्म जैसा ही था, लेकिन इसकी जगह प्लेटेड स्कर्ट को ट्राउजर से रिप्लेस कर दिया गया है। वे समझ नहीं पाए क्यों। सर्दी आने में अभी काफी समय था। क्या उन्हें यूनिफॉर्म को लंबी ट्राउजर में बदलने की जरूरत थी? क्या यह अजीब नहीं है? इसके अलावा डीन ने उन्हें याद दिलाया था कि फ्यूचर में न्यू यूनिफॉर्म कंपलसरी है। लड़कों के लिए यूनिफॉर्म वही रही, केवल फीमेल स्टूडेंट की यूनिफॉर्म बदली गई है। कोई भी कारण नहीं जानता। यह बहुत बदसूरत है। मिष्टी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। अगर आप ट्राउजर पहनेंगे तो यह बहुत गर्म होगा। क्या ऐसे गर्म मौसम में स्कर्ट ज्यादा तरोताजा नहीं थी? उसने सोचा कि इसे बदलने के लिए बेवकूफी भरा विचार कौन लेकर आया था। उस व्यक्ति का इतना बुरा टेस्ट था। अचानक ऑफिस में कहीं किसी को 2 बार छींक आई। मिस्टर दीवान, क्या आप ठीक हो? आर्यन चिंता के साथ अगस्त्या से सवाल करने के लिए आगे बढ़ा। मैं ठीक हूँ, अगस्त्या ने कहा। दरअसल इस महीने में उसे अचानक दूसरी बार छींक आई थी। अगस्त्या ने सुना था कि कुछ संस्कृतियों में जब आप छींकते हैं तो इसका मतलब है कि कोई आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बात कर रहा है। तो अब कौन उसके बारे में बुरा कह रहा था? अचानक उसका दिमाग कल रात की एक गुस्सैल लड़की की इमेज के साथ चमक उठा। तुम सच में एक बेवकूफ हो। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। अगस्त्या ने अपनी आईब्रो को और भी ज्यादा सिकोड़ लिया। सर, आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कॉलेज यूनिफॉर्म में बदलाव किया गया है, आर्यन ने इन्फॉर्म किया। यह सुनते ही अगस्त्या की मनोदशा में सुधार हुआ। वैसे आकाश ने अभी यह रिपोर्ट करने के लिए एक मैसेज भेजा है कि मिसेस दीवान लंच के लिए कैफेटेरिया नहीं गई है।
उन्होंने आफ्टरनून क्लासेस भी अटेंड नहीं की है। अगस्त्या के एक्सप्रेशन में फिर से काफी बदलाव आया। ऐसा लग रहा है कि उसकी जवान पत्नी अब और जिद्दी हो रही है। मिष्टी अपनी नई यूनिफॉर्म लेने के बाद कॉलेज के गेट की ओर चल पड़ी। वो घर नहीं जाना चाहती। आखिरकार उसने अभी भी अगस्त्या से बात नहीं की थी। वो नहीं जानती कि इससे कैसे निपटा जाए, और हर बार जब वो इसके बारे में सोचती तो बहुत निराश महसूस करती है। उसे इतने बुरे मूड में देखकर आकाश ने कुछ नहीं कहा और सामान्य से थोड़ा ज्यादा सावधानी से काम लिया। लेकिन लगता है कि किस्मत आज अच्छी नहीं है। आधे रास्ते में कार सड़क के ठीक बीच में खराब हो गई। मिष्टी ने पूछा, क्या हुआ आकाश? चैप्टर 60। मिसेज दीवान, मुझे लगता है कि कार में कुछ गड़बड़ है। मैं आपको अभी ले जाने के लिए किसी को बुलाता हूँ, आकाश ने कहा। मिष्टी ने सिर हिलाया। आज अंधेरा और बादल छाए रहे, इसलिए वो बाहर की ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए कार से बाहर निकली। वो अब बेहतर महसूस कर रही थी। अचानक उसे वहां रिपेयर शॉप मिली। जब उसने आकाश को फोन बंद करते देखा तो उसने कहा, क्यों न हम किसी को पास की दुकान से हमारी मदद के लिए बुलाएं? आकाश ने उसी दिशा में देखा जिस ओर वह इशारा कर रही थी। दरअसल उनके ठिकाने से ज्यादा दूर एक भी वर्कशॉप नहीं थी। चूंकि उन्हें इंतजार करना था, क्यों न पहले रिपेयर शॉप से मदद लेने की कोशिश की जाए। आकाश ने सिर हिलाया और कहा, तो ठीक है, प्लीज थोड़ी देर वेट करें मिसेज दीवान, हंटर जल्द ही आपको लेने आने वाला है। मिष्टी ने सिर हिलाया और अपना फोन निकालकर ब्राउज करना शुरू कर दिया। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके पास से चली गई। मिष्टी ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी ओर देखा, लेकिन बुढ़िया बीच सड़क पर चली गई और रुक गई। पहले तो मिष्टी को लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही वो उसकी मदद के लिए बाहर जाने वाली थी, उसने देखा कि बुढ़िया तुरंत जमीन पर बैठी है। तभी उसे सड़क के दूसरी ओर एक शानदार काली कार दिखाई दी। कार सीधे बुढ़िया की ओर जा रही थी। मिष्टी एक बेवकूफ होगी अगर उसे नहीं पता था कि वहां क्या चल रहा है। यह बूढ़ी औरत ड्राइवर से पैसे निकालने के लिए एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में घायल होने का नाटक करने की कोशिश करती है। इनफैक्ट वो अपने घोटाले के लिए एक लग्जरी कार चुनने में होशियार थी। मिष्टी ने अचानक रुकी कार की तरफ देखा। जाहिर है वो कार के मॉडल को नहीं जानती थी, लेकिन कार का मॉडल बहुत खूबसूरत दिखता है। जब कुछ अमीर लोग ऐसी नकली एक्सीडेंट से मिलते हैं तो वे अपराधियों से बहस करने के बजाय थोड़ा कैश देना पसंद करते हैं। आखिर उन्हें मुसीबत से नफरत है। ये स्कैमर्स जानते थे कि वे क्या सोच रहे हैं, इसलिए उन्होंने अमीरों को निशाना बनाया। जब मिष्टी ने बूढ़ी औरत को कार के सामने खुद को फेंकते हुए देखा और मांग की कि ड्राइवर उसकी चोटों के लिए पैसे दे, तो मिष्टी अपने होठों को एक मुस्कान में घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई। कार से उतरते ही ड्राइवर के होश उड़ गए। मिष्टी को पता था कि वह कोई साधारण आदमी नहीं था। जाहिर है पिछली सीट पर अभी भी कोई और अद्भुत बैठा था। इस बूढ़ी औरत का टेस्ट अच्छा था। शायद कार में सवार व्यक्ति जिसने अपने पैरों को क्रॉस करके उसके माथे पर हाथ रखा था ने उसकी निगाहों को महसूस किया। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसे अपनी खतरनाक निगाहों से देखा। मिष्टी को कार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि उस समय कोई उसे घूर रहा था। जब उस आदमी ने मिष्टी की ओर देखा तो उसकी नजर बूढ़ी औरत पर पड़ी। वास्तव में आदमी जानता था कि बूढ़ी औरत एक धोखेबाज है। उसका चेहरा एक पल में भयानक हो गया। अचानक कार में सवार व्यक्ति शांति से बोला, क्या हो रहा है? उसकी आवाज बहुत चार्मिंग थी। एक बूढ़ी औरत एक फेक एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रही है सर, ड्राइवर ने बेप्सी से कहा। बस उसे कुछ पैसे दो और उसे भगा दो, कार में सवार व्यक्ति ने लापरवाह होकर कहा। ड्राइवर ने सिर हिलाया। फिर उसने कैश का एक ढेर निकाला और बुढ़िया को सौंप दिया। जब बुढ़िया ने पैसे लिए तो वह उछल पड़ी और लाइट की स्पीड से भाग गई। वह किसी भी युवा की तुलना में तेजी से भागी थी। मिष्टी ने यह सीन देखकर आह भरी। कार में सवार व्यक्ति बहुत दयालु था। वह एक अमीर आदमी था। फिर उसने दूर देखा। तभी उसके सामने एक और कार रुकी। हंटर कार से बाहर निकला और उसे ग्रीट किया, मिसेज दीवान, तुम बहुत तेज हो। परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ, मिष्टी ने हैरान से कहा। बिल्कुल नहीं, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको वेट करवाया। आकाश अभी तक वापस नहीं आया है। मिष्टी ने विपरीत दिशा में झिझकते हुए देखा। अचानक उसने देखा कि एक इंडिफरेंट कोल्ड आंखें उसे घूर रही हैं। वो एक पल के लिए दंग रह गई। वो तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कर सकती थी। वे कैसी आंखें थी? ऐसा लग रहा था कि यह अपने शिकार को देख रही है और कुछ ही समय में हमला करने की तैयारी कर रही है। यह बहुत डरावना था। मिष्टी उस समय बहुत डरी हुई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कार जा चुकी थी। उसकी बाहों में अब रोंगटे खड़े हो गए थे। आखिर वो आदमी कौन था? क्या वो उसे देख रहा था? मिष्टी ने एक गहरी सांस ली। इस घटना पर उसने कमर कस ली। वो जल्दी से कार में बैठ गई। एक बार कार में बैठने के बाद वह आखिरकार शांत हो गई। जब अगस्त्या घर पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी।
बहरहाल वो रात के खाने के लिए समय पर ही था। मिष्टी, जो हमेशा नीचे उसका इंतजार करती थी, कहीं नजर नहीं आ रही थी। सबसे अधिक संभावना है वो अभी भी उस पर गुस्सा थी। उसकी आंखों में बेप्सी की लकीर चमक उठी। उसने बटलर से पूछा, क्या मिष्टी ने घर आने के बाद कुछ खाया? मिस्टर मोहन ने अपना सिर हिलाया, नहीं, वो घर आने के बाद सीधे अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसने किसी से अभी अभी गर्म पानी लाने के लिए कहा। अगस्त्या ने आंखें सिकोड़ ली, इस लड़की ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। क्या वो उसे परेशान करने का इरादा रख रही थी? वो सीढ़ियां चढ़कर उसके कमरे में चला गया। फिर उसने दरवाजा खटखटाया। मिस्टर मोहन, मैं आज रात को डिनर नहीं कर रही हूँ। आपको मुझे डिनर के लिए बुलाने की जरूरत नहीं है। मिष्टी दृढ़ लग रही थी, जैसे कोई उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था जो वो नहीं चाहती थी। अगस्त्या का चेहरा काला पड़ गया। फिर उसने मिस्टर मोहन के आने का इशारा करने के लिए हाथ उठाया। थोड़ी देर बाद वो मिष्टी के कमरे की चाबी लेकर लौटा। उसने अगस्त्या को चाबी दी। अगस्त्या ने बंद दरवाजे को खोल दिया। वो अभी भी अपने इंस्टेंट नूडल्स और स्नैक्स को एंजॉय कर रही थी। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और देखा कि अगस्त्या की गुस्से भरी निगाहें उसे देख रही हैं। स्प्लैश्ड। वो अपने नूडल्स को जमीन पर गिराकर हैरान रह गई। क्या तुम फिर डिनर के लिए नहीं आ रही हो? अगस्त्या ने कहा कि उसने फर्श पर गंदगी और उसकी टेबल पर सभी स्नैक्स को देखा। मिस्टर मोहन ने तुरंत अपनी आंखें ढक लीं। आप ऐसा क्यों कर रही हो, मिसेस दीवान? तभी मिष्टी को होश आया। उसने अगस्त्या की ओर देखा, जोर से निगल लिया और मजबूती से खड़ी हो गई। फिर वो तैयार हो गई और बोली, मैंने कहा था कि मुझे डिनर नहीं चाहिए। हालांकि मैंने यह मेंशन नहीं किया कि मैं इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाती। आखिरकार इंस्टेंट नूडल्स चावल नहीं है। उसकी ठंडी निगाहों और बड़े तनाव के साथ मिष्टी और नरम लग रही थी। अंत में उसकी आवाज इतनी नरम हो गई कि वह सुन भी नहीं पाई कि वह क्या कह रही है। मिस्टर मोहन ने जाने का फैसला किया। कमरे में केवल 2 लोग ही बचे थे। यू आर सो अनरीजनेबल, अगस्त्या ने कोल्डली कहा। किसी ने उसके लिए हेल्थी डिश तैयार की थी और फिर भी वो यह सब बकवास खा रही थी। अगस्त्या के चिल्लाते ही मिष्टी डर से कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो गुस्से से चिल्लाई, यह तुम हो जो मुझे डिनर खाने से मना करते हो। लेकिन अब क्या तुम मुझे इसके लिए ब्लेम कर रहे हो? तुम एक बेवकूफ हो। मुझे तुमसे नफरत है। अपने काम से काम रखो। अगस्त्या का चेहरा काला पड़ गया। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और धीमी आवाज में कहा, मैं अपने काम से काम रखूं? क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? शादी के बाद तुम्हें अपने पति की बात माननी चाहिए, लेकिन तुम इतनी जिद्दी हो। अभी मेरे साथ डिनर के लिए नीचे चलो। नहीं, मैं नहीं आना चाहती। मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं करना चाहती। उस समय मिष्टी को गुस्सा आ गया। क्या वह जानबूझकर कर रही थी? जाहिर है वो वही था जिसने इसे शुरू किया। फिर भी वो अब उसे ब्लेम कर रहा है। जल्द ही मिष्टी को उस पर चिल्लाने का पछतावा हुआ। अगस्त्या के एक्सप्रेशन तुरंत कोल्ड हो गई। मिष्टी को अब उसकी ओर देखते ही घबराहट होने लगी। अतीत में जब वो चुपके से भाग गई थी तो उसके यही एक्सप्रेशन थे। उसे लग रहा था कि वो अब परेशानी पूछ रही है। मिष्टी सिन्हा, मुझे एक ही बात को 2 बार दोहराने मत दो। अगस्त्या अब इतना गुस्सा था कि उसने एक मुश्त उसका नाम चिल्लाया। क्या वो उसे गुस्से में घर वापस भेज देगा? मिष्टी बेचैन और असहज हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। उसके आंसू बहाए। ऊपर चर्चा सुनते ही नीचे के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने अगस्त्या के साथ बहस करने की हिम्मत रखने के लिए मिष्टी को एडमायर किया। यह भी पहली बार था जब उनका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ था जो इस तरह अगस्त्या को उकसा सकता था। जैसे ही वे अपने विचारों में सोच रहे थे, उन्हें सीढ़ियों पर कुछ हलचल महसूस हुई। उन्होंने उस दिशा में देखा। मिष्टी, जो रो रही थी और फुसफुसा रही थी, अगस्त्या द्वारा खींची जा रही थी। अगस्त्या ने उसे अपनी सीट पर बिठाया और उसे बोलने का मौका दिए बिना ऑर्डर दिए, अब अपना खाना खाओ। चैप्टर 61। उन्होंने उस दिशा में देखा। मिष्टी, जो रो रही थी और फुसफुसा रही थी, अगस्त्या द्वारा खींची जा रही थी। अगस्त्या ने उसे अपनी सीट पर बिठाया और उसे बोलने का मौका दिए बिना ऑर्डर दिया, अब अपना खाना खाओ। मिष्टी गुस्सा करती रही, लेकिन उसने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर नीचे किया और खाने लगी। खाना खाते ही वो रोने लगी। हालांकि बाकी सभी को उसके लिए बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वे चुपके से उस पर हंसने से खुद को रोक भी नहीं सके। हर किसी ने हंसने से बचने के लिए सांस रोक रखी थो। जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उनके कंधे जोर जोर से कांपने लगे। मिष्टी इतनी गुस्से में थी कि उसने चावल के 2 बड़ी प्लेट खाई। उसका पेट इतना फूल गया था कि वो बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। बेचैनी सहते हुए सोफे पर बैठी उसने अपना पेट पकड़ लिया। अगस्त्या ने सोफे पर कुछ हलचल महसूस की, जहां वो विपरीत दिशा में बैठा था, अखबार पढ़ रहा था। उसने सिर उठाया और उसका पीला चेहरा देखा। वो तुरंत उठा और उसके पास गया। तुम्हें क्या हुआ है?
मिष्टी बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी। उसका पेट बहुत फूला हुआ था। फिर वो सोचने लगी कि कैसे उसने अगस्त्या को नाराज किया। अगर उसने पहली बार में उसे उकसाया नहीं होता तो वो अभी इतना दुखी नहीं होती। फिर वो तुरंत फूट फूट कर रोने लगी और उदास होकर कहा, मेरा पेट बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। अगस्त्या ने उन सभी जंक फूड के बारे में सोचा जो उसने पहले खाया था। वो फिर मिस्टर मोहन के पास गया और कहा, प्राइवेट डॉक्टर को बुलाओ। मिस्टर मोहन ने सिर हिलाया और जल्दी से बाहर निकल गए। मिष्टी रुक रुक कर दर्द से करा रही थी, यह दिखाने के लिए कि वो इस समय अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। जब तुम अभी ठीक महसूस नहीं कर रही थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगस्त्या ने हेल्पलेस होकर अपने माथे को रगड़ा। वो उसके बगल में बैठ गया और उसके पेट को छुआ। उसका पेट फूला हुआ महसूस हुआ। उसी समय उसकी आंखों में चिंता के भाव चमक उठे। उसे बहुत दर्द में देखकर वो बहुत चिंतित महसूस कर रहा था। किस्मत से डॉक्टर जल्द ही आ गया। उस समय हर कोई बहुत चिंतित लग रहा था। वे इतने डरे हुए थे कि कहीं उन्हें कोई बीमारी न हो जाए। नतीजतन इलाज होने के बाद डॉक्टर अवाक रह गए। मिसेस दीवान ने आज बहुत ज्यादा खा लिया है। उनके पेट में सूजन इंडिजेशन के कारण है। इंडिजेशन से राहत के लिए कुछ एंटासिड लेने के वो बाद बेहतर महसूस करेगी। अगस्त्या थोड़ा हैरान है। अगर उसे ठीक से याद था तो आकाश ने उससे कहा था कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो वो क्या खा सकती है? भले ही उसने अभी रात के खाने में बहुत कुछ खाया हो, लेकिन उसका पेट इतना फूला हुआ होना इम्पॉसिबल था। मिष्टी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वास्तव में उसने पहले से ही हॉस्टल में मानवी और अविका के साथ लंच कर लिया था। घर जाने से पहले उसे आधी रात को भूख लगने का डर था, इसलिए उसने ढेर सारे स्नैक्स और नूडल्स खरीदे और चुपके से उन सभी को अपने बैग में रख लिया। इसके अलावा अगस्त्या के उसके कमरे में आने से पहले उसने लगभग सब कुछ खा लिया था। बाद में अगस्त्या ने उसे डिनर के लिए मजबूर किया। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने एक ही बार में इतना खा लिया, इसलिए उसका पेट इतना फूला हुआ है। पहले तो उसने सोचा कि यह नूडल्स की वजह से है, लेकिन यह उसकी उम्मीदों से परे था क्योंकि उसने आज बहुत ज्यादा खा लिया था। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब बाकी लोगों ने उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन से उसे देखा। अगस्त्या ने उससे मजाकिया लहजे में कहा जब उसे मिष्टी के रिडिक्युलस एक्ट के बारे में पता चला, हम्फ, एक डाइट? मिष्टी स्पीचलेस थी। बाकी लोग भी स्पीचलेस थे। मिस्टर मोहन ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और डॉक्टर को दरवाजे पर भेज दिया। एंटासिड्स लेने के बाद मिष्टी काफी बेहतर महसूस कर रही थी। डॉक्टर के जाने से पहले उसने उसे बेहतर डाइजेशन के लिए बैठने के बजाय चलने की सलाह दी, इसलिए उसने हंसी का पात्र बनने के लिए बैठने या कमरे में रहने की हिम्मत नहीं की। फिर उसने शर्मिंदा होकर कहा, मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की वो दरवाजे की ओर भागी। भले ही रात हो चुकी थी, विला बाहर रोशनी की असंख्य रोशनी से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि अभी भी दिन है। विला के पीछे एक बहुत बड़ा पूल था, लेकिन पूल में तैरने की तो बात ही छोड़िए, मिष्टी वहां कभी नहीं गई थी। दरअसल वो तैरना नहीं जानती थी और पानी से भी डरती थी। वो हमेशा से पूल से अपनी दूरी बनाए रखती थी। उसे लगा कि विला में इतना बड़ा पूल होना एक तरह की बर्बादी है, लेकिन कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता है, तो क्या उसके लिए यह बेहतर नहीं होगा कि वो पूल के अंदर कुछ मछलियां पाले? उसके बारे में सोचते ही वो डोलने लगा। उसकी राय में यह एक अच्छा विचार था। कल शनिवार होगा, इसलिए मिष्टी को कॉलेज जाने की जरूरत नहीं थी। यह घर पर एक और अकेला दिन होगा। उसने कुछ करने का फैसला किया। फिर वो बैकयार्ड में चली गई। बैकयार्ड के सारे रंग बिरंगे फूल अब खूबसूरत ढंग से खिल रहे थे। आमतौर पर वो घर से निकलने में बहुत आलसी थी, इसलिए उसने यहाँ इतना खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा था। इन सभी फूलों की देखभाल नौकर कर रहे थे। उसे इस बात का अफसोस था कि बैकयार्ड उसके कमरे से बहुत दूर था। बहुत अच्छा होता अगर ये सारे खूबसूरत फूल उसके कमरे में होते। अगस्त्या के बोरिंग रूम के बारे में सोचते ही अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। कुछ ही देर में मिष्टी खुशी खुशी अंदर लौट आई। उस समय वो खुशी से उछल रही थी, लेकिन जब बाकी लोगों ने फूलों का गुलदस्ता देखा जिसे वो अपने हाथ में पकड़े हुए थी तो वे चुप हो गए। स्टडी में मिस्टर मोहन मिक्सर फीलिंग्स के साथ स्टडी में पहुंचे। अगस्त्या ने सिर उठाया, क्या वो वापस आ गई है? मिस्टर मोहन ने सिर हिलाया। जैसा कि उसने उस सवाल के बारे में सोचा था जो मिष्टी ने उससे पहले पूछा था, वो इसे अगस्त्या तक लाने में झिझक रहा था। क्या कहना चाहते हो? अगस्त्या ने कमजोर रूप से कहा क्योंकि उसने मिस्टर मोहन के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन देखे। वह जानता था कि इसका मिष्टी के साथ कुछ लेना देना है। मिसेस दीवान ने मुझसे पहले कुछ पूछा था। उन्होंने पूछा कि क्या वो घर के पीछे के पूल में कुछ मछलियां पाल सकती है। मिस्टर मोहन ने ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा। अगस्त्या एक पल के लिए दंग रह गया। फिर वो हंसा। फिर उसे पालने दो। हाँ सर, मिस्टर मोहन ने झिझकते हुए कहा। मिस्टर मोहन सालों से दीवान परिवार की सेवा कर रहे हैं। वह जानते हैं कि मिष्टी अगस्त्या के दिल में कितनी इम्पोर्टेंट है।
और कुछ? अगस्त्या ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाई जब उसने देखा कि मिस्टर मोहन के पास कहने के लिए कुछ और है। वो मिस्टर मोहन दुविधा में थे। वह नहीं जानते थे कि क्या उन्हें अगस्त्या को बताना चाहिए। मिष्टी ने जो फूल तोड़े हैं वो अगस्त्या की मरी हुई माँ का पसंदीदा रोडोडेंड्रोन फूल थे। यह प्रजाति रेयर और महंगी थी, इसलिए प्रोफेशनल द्वारा उनकी हमेशा अच्छी देखभाल की जाती थी। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार फूल खिले थे। हालांकि मिष्टी ने बिना किसी हिचकिचाहट के फूल तोड़े, इसलिए मिस्टर मोहन नहीं जानते थे कि अगस्त्या तक मैसेज कैसे पहुंचाया जाए। हालांकि कोई भी उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। आमतौर पर प्रोफेशनल के अलावा किसी और को उन फूलों को छूने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब पौधों को मिष्टी ने बर्बाद कर दिया था। उसने सोचा कि इस पर अगस्त्या का क्या रिएक्शन होगा। मिस्टर मोहन इसके बारे में थोड़े चिंतित थे। क्या है? अगस्त्या ने आंखें सिकोड़ ली। मिसेस दीवान ने बैकयार्ड में सभी रोडोडेंड्रोन फूल तोड़ दिए। अगस्त्या चुप था। मिस्टर मोहन ने बेप्सी से कहा, वो कभी बैकयार्ड में नहीं गई थी, उन्हें नहीं पता था कि रोडोडेंड्रोन फूल कितने रेयर और महंगे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इसे पसंद करती है तो उसे लेने दो। किसी से कल कुछ पौधे भेजने के लिए कहूं और उन्हें उसके कमरे में रख दो। अगस्त्या उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। मिस्टर मोहन सोच ही रहे थे कि क्या वो उसके शब्दों को वापस ले सकता है। सबसे पहले वो अभी भी डर रहे थे कि मिष्टी ने जो किया उसके बारे में अगस्त्या नाराज हो जाएगा। लेकिन लगता है अगस्त्या के दिल में मिष्टी बेहद इम्पोर्टेंट है। वो अगस्त्या के शब्दों में कोमलता महसूस कर सकते हैं। उसने बेप्सी से सिर हिलाया। उसने शर्त लगाई कि निकट भविष्य में मिष्टी घर में हिंसक हो जाएगी। अगली सुबह मिष्टी को स्कूल नहीं जाना था, इसलिए अगस्त्या ने उसे नहीं जगाया। सुबह के 11 बजे मिष्टी उठी। वो आज अच्छे मूड में थी। उस समय किचन में लंच तैयार हो रहा था। आमतौर पर अगस्त्या लंच के लिए घर आता था। अपनी हेल्थ कंडीशन की वजह से वो शायद ही कभी लंच बाहर करता था। जब लीला, जो कि किचन में काम कर रही थी, ने देखा कि मिष्टी उठी गई है तो वो मुस्कुराई। गुड आफ्टरनून मिसेस दीवान, क्या आपको भूख लगी है? लंच जल्द ही तैयार हो जाएगा। बस एक पल रुकिए, मैं टेबल पर आपको खाना लगा देती हूँ। यह सोचकर कि उसने कल रात कितना खाना खाया, वो शर्मिंदा होकर मुस्कुराई। मुझे अभी भूख नहीं है, मेरे हस्बैंड के वापस आने पर मुझे बता देना। चैप्टर 62। लीला ने सिर हिलाया। जब उसने मिष्टी और अगस्त्या को आज अच्छी तरह से मिलते हुए देखा तो वो आखिरकार अपने दिमाग को शांत कर सकी। नौकरों का जीवन तभी बेहतर होगा जब उसका मालिक खुश होगा। अगस्त्या के घर पहुंचने के कुछ ही समय बाद एक सफेद कार विला में आ गई। सोनाली और नीलम, जो पहले से ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तुरंत कार से बाहर निकल गए। क्या यह दीवान रेजिडेंस है? अपनी आंखों के सामने ऐसी राजसी इमारत देखकर नीलम बहुत हैरान हुई। हाँ, इसके अलावा यह दीवान परिवार की प्रॉपर्टीज में से एक है। अगर मिष्टी का उनके साथ बेहतर रिश्ता होता तो वे हमें अपनी एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं। लेकिन मिष्टी उन्हें खुश करना नहीं जानती, इसलिए हमें अपना मिजरेबल लाइफ जीना जारी रखना होगा। सोनाली की टोन जेलेसी से भरी है। उसने जो कहा उसे सुनकर नीलम को अपनी बड़ी बेटी पर थोड़ा गुस्सा आया। नीलम का जन्म एक रईस परिवार में हुआ था, लेकिन एक महान व्यक्ति का परिवार शायद ही कभी सफल होता है। पिता के गुजर जाने के बाद पूरा परिवार बिखर गया। उसके सभी रिश्तेदार अपने अपने रास्ते चले गए। तब से उन्होंने एक दूसरे से कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। यह उसकी इमेजिन से बिल्कुल परे था कि उसकी बेटी की शादी एक रईस परिवार में हो सकती है। कम से कम वो परिवार के लिए सम्मान लाई। यह अफसोस की बात है कि उनकी सबसे बड़ी बेटी ने उन्हें निराश किया। नीलम यह सोचकर निराश हुई। मिस्टर दीवान, मिसेस दीवान की माँ और बहन यहाँ हैं। मिस्टर मोहन ने अगस्त्या को उनके आने की इन्फॉर्मेशन दी। अगस्त्या, जो अपने सबोर्डिनेट को काम सौंप रहा था, एक सेकंड के लिए रुक गया। फिर उसने हंटर और बाकी को देखा और कहा, तुम लोग जा सकते हो। नीचे हॉल में सोनाली और नीलम घबराए हुए खड़े थे। जब अगस्त्या नीचे आया तो उसने लगभग तुरंत ही सोनाली का ध्यान खींचा। उसने काले रंग का सिलवाया सूट पहना हुआ था। उसके पास ऐसी आउटस्टैंडिंग फीचर थे कि वो एक ग्रीक देवता जैसा दिखता है, ढांसकर उसकी चार्मिंग आंखें। सोनाली इतनी एक्साइटेड थी कि उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगस्त्या, उसने उसे प्यार से बुलाया। मिस्टर मोहन ने अपना मुंह घुमाया। नजारा देखकर वो स्पीचलेस रह गए। सोनाली वाकई सभी महिलाओं की तरह ही अगस्त्या के करीब आने की कोशिश क्यों कर रही है? क्या उसके लिए अगस्त्या को इस तरह से बहकाना इतना क्लियर था? अगस्त्या, हम यहाँ मिष्टी से मिलने आए हैं। आप दोनों के बीच हाल ही में कैसे रिलेशनशिप है? क्या वो आपके लिए परेशानी पैदा कर रही है? वो एक स्पॉइल बच्ची है। प्लीज उसे माफ कर दो अगर उसने किसी भी तरह से आपको नाराज किया, नीलम ने कहा। उसने सोनाली के अजीब व्यवहार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह ठीक है, उसने कोई परेशानी नहीं पैदा की। चिंता मत करो मिसेस सिन्हा, अगस्त्या ने कमजोर रूप से कहा। ऐसा किसने कहा?
क्या वो कुछ समय पहले अपने दोस्तों को नहीं लाई थी? अगस्त्या, आपको मिष्टी को उसके सभी सो कॉल्ड दोस्तों को देखने से रोकना चाहिए। उन्हें पता था कि मिष्टी शादीशुदा है, फिर भी वे मिष्टी को भागने के लिए कह रहे थे। सोनाली ने गुस्से में कहा। क्या क्या ऐसा कुछ हुआ था? नीलम यह सुनकर बहुत हैरान हुई। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह सही है, उसके सभी दोस्त अच्छे नहीं हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने मिष्टी को कॉलेज व्यू को लुभाने में भी मदद की। मिष्टी को उस पर 1 साल पहले क्रश था। वो हर समय उसके बारे में सोचती रही। उसने कुछ दिन पहले बास्केटबॉल मैच में भी उसके लिए चीयर किया था। अगस्त्या, आई एम सॉरी। गलत मत समझो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वे मिष्टी को भटका देंगे। सोनाली ने अपना मुंह ढक लिया जब उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा है। दूसरी ओर नीलम का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अगस्त्या की आंखें बुरी तरह काली पड़ गईं। मिष्टी को ब्लेम मत करो, वो अभी भी जवान है और कभी कभी उसे पता नहीं होता कि चीजें यहाँ कैसे काम करती हैं। मैं बाद में उसे डांट दूंगी। नीलम ने माफी मांगी। उसका दिल चिंता से धड़क रहा था। क्या होगा अगर उसने गुस्से में मिष्टी को घर से निकाल दिया? सही बात है, इनमें से कुछ भी नहीं होता अगर वो कॉलेज वापस जाने पर जोर नहीं देती। सोनाली ने आह भरते हुए कहा। उसकी बात क्लियर थी। मिष्टी कॉलेज वापस जाना चाहती थी क्योंकि वो वहाँ किसी को पसंद करती थी। अगस्त्या डेफिनेटली उसकी बातों को समझ जाएगा कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है। वो डेफिनेटली ऐसी महिला के प्यार में नहीं पड़ेगा। लेकिन ईमानदार होने के लिए सोनाली को आग में घी डालने की जरूरत नहीं थी। अगस्त्या ने पहले ही इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी और वो इसके बारे अनकंफर्टेबल महसूस करता है। आमतौर पर वो किसी ऐसे इंसान के साथ कंफर्टेबल नहीं होता जो उसे अनकंफर्टेबल करते हैं, लेकिन ये दोनों मिष्टी के परिवार है और वो उनके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। उसने उन्हें देखा। उसकी आंखों में एक कोल्ड चमक दिखाई दे रही थी। आर यू डन? सोनाली और नीलम ने कन्फ्यूजन में एक दूसरे को देखा। क्या मिष्टी घर है? हम बस उसे देखना चाहते हैं, नीलम ने जल्दबाजी में कहा। वे आज भी वो हासिल नहीं कर पाए हैं जिसके लिए वे आए थे। हालांकि वो अपनी सबसे बड़ी बेटी से नाराज थी, लेकिन उन्हें अभी भी उसकी मदद की जरूरत थी। वो आराम कर रही है। मैं चाहूंगा कि आप उसे परेशान न करें। उससे मिलने बाद में आना, अगस्त्या ने धीरे से जवाब दिया। वो अच्छी तरह से जानता है कि यह परिवार मिष्टी के साथ कैसा व्यवहार करता है और मिष्टी को उनके हाथों से कितना कष्ट हुआ है। वो अपनी प्यारी बहन की बदौलत लगभग डूब गई थी। बस यही सोचकर अगस्त्या का चेहरा खतरनाक तरीके से डार्क हो गया। हम नीलम कंफ्यूजन में बोली। जाहिर है वो नहीं चाहता था कि वे मिष्टी से बिल्कुल मिले। ठीक है तो अगर कुछ और नहीं है तो बटलर आपको देख लेगा, अगस्त्या ने उपहास किया और जाने के लिए मुड़ा। ठीक उसी समय उसने देखा कि मिष्टी सीढ़ियों के टॉप पर नाजुक ढंग से बैठी हुई है, छिपकर बातें सुन रही है। उसकी एक छोटी सी मुस्कान ने अगस्त्या के बर्फीले व्यवहार को तोड़ने की धमकी दी, लेकिन उसने जल्दी से अपना चेहरा ठीक कर लिया। मोम, देखो यह मिष्टी है। वो वहाँ है, सोनाली चिल्लाई अपनी बहन की ओर इशारा करते हुए, जो अचानक सीढ़ियों पर दिखाई दी। तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो मिष्टी? क्या तुमने हमें नहीं देखा? नीलम ने तुरंत अपनी बेटी को डांटा और उसे पजामा में देख नाराज हो गई। मिष्टी शर्मा गई। मैंने आप सभी को बात करते हुए सुना और मैं बाहर आ गई। मैं बोलने ही वाली थी, लेकिन आपने मुझे पहले देख लिया। ऊपर के नौकरों ने एक मुस्कान छिपाई क्योंकि वे जानते थे कि वो कितने समय से वहाँ है। यह सुनकर नीलम का चेहरा नरम हो गया। हालांकि मिष्टी के पजामा को फिर से देखने पर एक गुस्से ने उस पर काबू पा लिया। यह तुमने क्या पहना है? दीवान जैसे अमीर परिवार में शादी करना नीलम के लिए कोई हंसी की बात नहीं थी। सभी हाई सोसाइटी की महिलाएं मर्यादा और ड्रेस के बारे में बेहद विचार करती है, लेकिन उसकी यह बेटी क्या कर रही है? अगर वे उसे इस तरह देखते तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा और नीलम मिष्टी को उनका नाम कीचड़ में नहीं घसीटने देगी। क्या यह बुरा है? मिष्टी नीचे चली गई और अपने पजामे को देखा, जो थोड़े झुर्रीदार थे। क्या यह बेकार है? फिर मिष्टी ने अगस्त्या को देखकर पूछा। बिल्कुल नहीं, अगस्त्या ने सिर हिलाया। मिष्टी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने जीत में नीलम और सोनाली की ओर रुख किया। मेरे पति को नहीं लगता कि यह बुरा है, तो समस्या क्या है? आपने मुझे खुद बताया मूम कि जब मेरी शादी होती है तो बस इतना ही मायने रखता है कि मेरे पति को वो पसंद आना चाहिए जो मैं करती हूँ। नीलम के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने ईमानदारी से सोचा था कि मिष्टी इस तरह के कपड़े पहने हुए एक शर्मिंदगी थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि अगस्त्या को इसकी परवाह नहीं है। यहाँ तक कि उसने मिष्टी को इन कपड़ों की मंजूरी भी दे दी। फिर वो क्या कह सकती है? सोनाली ने अगस्त्या और मिष्टी को जेलेसी से देखा। अगर उसने इसके बजाय अगस्त्या से शादी की होती तो वो इस विला में अपने जीवन का आनंद ले रही होती, जबकि मिष्टी अपने माता पिता को खुश करने की कोशिश में घर पर होती। इस सब लग्जरी की क्या बर्बादी है? मिष्टी को नहीं पता था कि उसके पास जो कुछ भी है उसका ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए।
मिष्टी सुंदर है, इसलिए वो हर तरह से सुंदर दिखेगी। मैं एक अलग कहानी हूँ। देखिए, मैंने एक बच्चे के रूप में इतने काम किए हैं कि कभी कभी मैं सीधे खड़ी नहीं हो पाती और खुद को अच्छी तरह से धो नहीं पाती। सोनाली ने असहाय होकर कहा। मिष्टी को एक बहुत ही सुंदर लेडी के रूप में पाला गया, लाड प्यार किया गया और छोटी से छोटी जानकारी की देखभाल की गई। दूसरी ओर सोनाली को हर तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और उसे अपने बचाव के लिए मजबूर होना पड़ा। वह बच गई, हाँ, लेकिन वह अपनी बहन की तरह स्मार्ट और चार्मिंग कभी नहीं हो सकती। उसने तैयार होने में कई समय बिताया, लेकिन अगस्त्या ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मिष्टी बिना मेकअप और पजामे में नीचे आ गई, लेकिन अगस्त्या की निगाहें उस पर ही है। एक बार सोनाली ने सोचा कि अगर उसने काफी कोशिश की तो वो शायद मिष्टी को पीछे छोड़ सकती है, लेकिन अब उन दोनों के बीच एक बार फिर एक बड़ी खाई थी और वो बस इतना कर सकती है कि वो दूसरी तरफ मिष्टी को देख सके, प्यार और लग्जरी लाइफ में डूबते हुए। ओह, मुझे खुशी है कि तुम अपनी जगह जानती हो, सोनाली, मिष्टी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। यह क्या है, मिष्टी? यह सुनते ही नीलम का चेहरा काला पड़ गया। सोनाली भी गुस्से से हांफ रही थी, लेकिन वो जल्दी से शांत हो गई। उसने नीलम को दयनीय नजरों से देखा। वो सही है, मोम। मैं उसे दोष नहीं दे रही। नीलम को ऐसा लग रहा था कि उसे दौरा पड़ने वाला है। सोनाली तुम्हारी बहन है, तुम उससे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैंने क्या कहा, मोम? उसने खुद कहा है। मैं बस उससे सहमत हुई थी। क्या क्या आप चाहती हैं कि मैं झूठ बोलूं और उसे बताऊं कि वो सुंदर है? मिष्टी बड़बड़ाई और अगस्त्या का हाथ पकड़ लिया। अगस्त्या ने नीलम को कोल्डली देखा। आप उसे डरा रही है, क्या आपको पता है? उसने चेतावनी देते हुए कहा। नीलम ने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश कर रही है। इस सिचुएशन के बारे में सब कुछ उसे बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की जो अगस्त्या को पसंद नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए थी, लेकिन मिष्टी, सोनाली तुम्हारी बहन है। तुम फ्यूचर में उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकती, ठीक है? नीलम ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। समझ गई, मोम। हालांकि सोनाली सुंदर नहीं है, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि उसके लुक से दूध खट्टा हो जाएगा। मेरा मतलब उसकी अपीयरेंस से घृणा करने का नहीं है, मिष्टी ने ईमानदारी से समझाया। सोनाली गुस्से में फूटने से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर है और नीलम के सिर में दर्द होने लगा, जबकि अगस्त्या के होठों के कॉर्नर पर एक छोटी सी मुस्कान खिंच गई। ओह, बैठो, चलो बात करते हैं, मिष्टी ने कहा। वो अच्छी तरह जानती है कि वो अपनी किस्मत को आगे नहीं बढ़ा सकती, इसलिए उसने तुरंत टॉपिक बदल दिया। उसके पिछले जीवन में नीलम की पहली विजिट आज नहीं थी, बल्कि वो बात सोनाली के साथ ही आई थी। नीलम चाहती थी कि वो सोनाली को उसके साथ रहने दे। उस समय मिष्टी भी वही चाहती थी जो वो चाहती थी। वो एक पल में मान गई थी। चैप्टर 63। और उसके बाद सोनाली ने किस्से सुनाने से लेकर झूठ फैलाने तक उसके जीवन में हर तरह का कहर बरपाना शुरू कर दिया। मिष्टी और अगस्त्या लगातार बहस करते थे, वो डेफिनेटली सोनाली को इस जीवन में एक और मौका नहीं देने वाली है। मिष्टी बाहर न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखने में केयरफुल थी, लेकिन वो जानती थी कि इस बार नीलम के दिमाग से उन विचारों को निकालना मुश्किल होगा। नीलम दीवान से बेनिफिट्स के लिए तरस रही है। नीलम ने मिष्टी के इनविटेशन को एक मरते हुए व्यक्ति की तरह पकड़ लिया, जिसके पास जीवनदान था। अपनी बेटी के ईमानदार नन्हे चेहरे को गर्मजोशी से चमकते देख वो सोचने लगी कि शायद मिष्टी का वो मतलब नहीं था जो उसने अभी कहा था। यह उसकी जुबान से फिसल गया होगा। वैसे भी जब वे घर पर होती थी तो मिष्टी अक्सर सोनाली को इस तरह तंग करती थी। नीलम को ऐसा सोचकर बहुत अच्छा लगा। अगस्त्या थोड़ी देर बाद चला गया और नीलम ने राहत की सांस ली। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, मिष्टी, लेकिन देखो तुमने क्या पहना है। नीलम ने एक और बार कमेंट कर मिष्टी को बताया। मिष्टी ने तुरंत माफी मांगी। यह मेरा इरादा नहीं था, मोम। मुझे थोड़ा बीमारी जैसा महसूस हो रहा है और आराम करने की जरूरत थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे जागने के बाद आप लोग यहाँ आ जाएंगे। मुझे नहाने का भी मौका नहीं मिला। सोनाली ने अपनी आंखें मिष्टी पर घुमाई। क्या स्कैमर है? लेकिन नीलम ने सिर हिलाया। मिष्टी की एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड है। अच्छा, तो इस बार ठीक है। तुम्हें ध्यान देना होगा, तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम अपने मायके जैसा व्यवहार ससुराल में नहीं कर सकती, ठीक है? तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम कैसे कपड़े पहन रही हो और किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रही हो। वो कौन सा आदमी है जो पसंद नहीं करता कि उसकी पत्नी कमरे में सबसे खूबसूरत महिला हो? अगस्त्या को तुम्हारे साथ गहराई से प्यार करने की जरूरत है, नहीं तो जैसे ही वो एक और खूबसूरत स्लट को बाहर देखेगा वह तुम्हें छोड़ देगा। क्या तुम समझ रही हो? मिष्टी ने अपना होंठ काटा। बेशक उसका प्यार उसमें से कुछ नहीं करेगा। उसने अपने पिछले जीवन में हर दिन खुद को टेरिबल दिखाया और अगस्त्य साल दर साल उसकी देखभाल करता रहा। लेकिन मिष्टी ने अपनी माँ बातों पर सहमति में सिर हिलाए। यह देखकर नीलम ने आखिरकार सेटिस्फाइड के साथ सिर हिलाया। मत भूलो कि हम यहाँ क्यों आए, मोम, सोनाली ने उससे जल्दी कहा।
वो अपनी माँ और बहन को एक दूसरे से खुश होते हुए नहीं देख सकती। नीलम को याद आया कि वो क्यों आई और अपने आसपास सर्वे किया। यह देखकर कि हर कोई अपने काम में बिजी था और उन्हें नहीं देख रहा था, उसने मिष्टी को अपने पास खींच लिया और तुरंत फुसफुसाई। मिष्टी ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन रखे। क्या हो रहा है? क्या सोनाली घर पर खुश नहीं है? अरे बेवकूफ लड़की, बेशक सोनाली तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ होंगी, तुम यहाँ इतने लंबे समय से हो, लेकिन हमने तुमसे कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है, नीलम ने अधीरता से फुफकारा। मिष्टी की आंखें खतरनाक ढंग से झिलमिला उठीं और उसने तुरंत पकड़ लिया। ऐसा लगता है सोनाली को खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस है। उसने यह भी सोच लिया कि वो अगस्त्या को उनके परिवार की मदद करने के लिए कह सकती है। वो चुपचाप हंसी, लेकिन अपनी माँ को कंसर्न और कंफ्यूज होकर देखा। आप जानती हैं, मैं यहाँ मुश्किल से 1 महीने के लिए ही आई हूँ। मैं अभी भी इस परिवार के लिए एक न्यूकमर हूँ, मुंह। और ऐसा नहीं है कि हमारा परिवार संकट में है। मैं यह सोचकर सिहर उठती हूँ कि कोई क्या कहेगा अगर उन्हें पता चले कि सोनाली बिना किसी अच्छे कारण के यहाँ रह रही है। इसके अलावा वो यहाँ क्या कर रही है? मेरे हस्बैंड से हमारे डैड की मदद करने के लिए कहीं? क्या यह बहुत शर्मनाक नहीं है? नीलम थोड़ा डूब गई। उन्हें उनसे एक एहसान की जरूरत थी, यह सच है, लेकिन मिष्टी के ससुराल वालों के सामने अपने परिवार को बुरा दिखाने की कीमत पर नहीं। तुम गलत हो मिष्टी। तुम्हारी शादी अगस्त्या दीवान से हुई है। इसमें क्या बुरा हो सकता है अगर तुम उससे हमारी थोड़ी मदद करने के लिए कहो? तुम हमारी मदद के लिए कुछ नहीं कर रही, इसलिए माँ ने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा है। सोनाली ने गुस्से में बीच बचाव किया। मिष्टी ने एक आईब्रो उठाई। ओह, शायद तुम मुझे बता सकती हो कि हम अगस्त्या को हमारी मदद कैसे करने देंगे? क्या उसके पास जाकर और जोर देकर कहे कि हमारे परिवार को मदद की जरूरत है? मत भूलो, यह दूसरी बार है जब तुम उससे मिली हो। अगस्त्या तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, तो वो तुम्हारी मदद क्यों करे? मिष्टी ने थोड़ा मजाक करते हुए कंक्लूजन निकाला। सोनाली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन मिष्टी ने उसे काट दिया और अपनी बात जारी रखी। मुंह, कुछ समय पहले मैंने अच्छी खबर सुनी कि जो हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है। मैंने अगस्त्या से इसके बारे में सुना है। मैं पहले से ही आप सभी से इस बारे में कांटेक्ट करने का सोच रही थी, लेकिन मैंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि आप लोग इतना अधीर और बेचैन हो सकते हैं। मुझे शर्मिंदा करने के लिए सोनाली को भी भेज दिया। आप क्या चाहती हैं कि अगस्त्या मेरे और हमारे परिवार के बारे में बुरा सोचे? मैं बहुत हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट हूँ, मुंह, मिष्टी ने कहा। उसके चेहरे पर निराशा लिखी हुई थी। शुरू से ही नीलम को सोनाली के विचार के बारे में शक था, लेकिन वो बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस थी कि वे इससे कितना फायदा कमा सकते थे। मिष्टी की बातें सुनकर अब नीलम को एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। अगस्त्या किसी पुराने परिवार से नहीं है। डेफिनेटली वो लंबे समय तक अपने घर में दूसरी औरत को नहीं रखना चाहेगा। नीलम ने सोनाली को एक मुरझाया हुआ रूप दिया कि मिष्टी के विचार अच्छे हैं। और यह सच है कि मिष्टी की शादी को कुछ ही समय हुआ है। इस बार वे आगे निकल गए थे। नीलम ने सोनाली घातक चकाचौंध को नजरअंदाज करते हुए मिष्टी को शांत करने के लिए जल्दबाजी की। मिष्टी, मैं गलत थी। माँ को माफ कर दो, ठीक है? माफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, मुंह। यह बस है, आप जानते हैं, इस तरह की चीजें मुझे अफेक्ट कर सकती हैं। आपके पास इस तरह के और विचार नहीं होने चाहिए। मेरे लिए इसे सुनना एक बात है, लेकिन अगर यहाँ कोई और इसे सुनता है और इसे मेरे पति या किसी दीवान मेंबर को खबर देता है, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मिष्टी ने थोड़ा बेबस होकर समझाया। हाँ, मुझे पता है कि मैं गलत थी। चिंता मत करो, उसने सिर हिलाते हुए उसे दिलासा देने की जल्दबाजी की। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा करने के इतने करीब थी। सोनाली के जबड़े की मांसपेशियां फड़क गईं। वो मिष्टी की बकवास पर विश्वास नहीं कर सकी। क्या तुम्हारे पास हमारे लिए अच्छी खबर है? तुम्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था कि हमें आज यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। बेशक मुझे यह कंफर्म करने की जरूरत थी कि क्या इससे हमारे परिवार को बेनिफिट मिलेगा। सोनाली, तुम हमेशा से ही इतनी इम्पेशेंट हो और ऊपर और नीचे कूदती रहती हो, इसलिए तुम मोम को ऐसे बुरे आइडिया देती रहती हो। यह सुनकर सोनाली का चेहरा काला पड़ गया। मिष्टी सही है, तुम इस बार बहुत जल्दबाजी कर रही थी सोनाली, नीलम ने सोनाली से असहमत होते हुए कहा। हालांकि वो सोनाली को पसंद करती है, लेकिन नीलम एक बेवकूफ नहीं है। वो मिष्टी के शब्दों से बहुत हैरान है और सोनाली से थोड़ी नाराज है। उनका परिवार रियल एस्टेट में है। वे बड़े लोग नहीं थे क्योंकि इस समय बिजनेस में बहुत सारे लोग थे। सिन्हा एक बड़ी कंपनी चलाते हैं, लेकिन कंपटीशन कठिन होता जा रहा है और इंडस्ट्री में बने रहना कठिन होता जा रहा है। नीलम किसी कारण से चिंतित थी। अपने पिछले जीवन में मिष्टी ने अपने परिवार के बीमार बिजनेस में मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो गुप्त रूप से न्यूज ढूंढ रही थी और यहाँ तक कि अगस्त्या के जासूसी भी की थी। अगस्त्या को जब इसके बारे में पता चला तो मिष्टी ने सोचा कि वो नाराज हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय उसने ऐसा करने दिया। इसका रिजल्ट यह निकला कि मिष्टी आने वाली इवेंट के बारे में बहुत क्लियर थी। उसके पास ज्यादा टैलेंट नहीं है, लेकिन उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है।
और अब नीलम को अपने पति को परेशान किए बिना घर भेजने के लिए उसके पास केवल एक ही काम बचा था। खैर अब आप यहाँ हैं, मैं आपको सीधे बताती हूँ। शहर के ईस्ट में जमीन के कुछ पार्सल हैं जिनकी कभी किसी को परवाह नहीं है ना? मिष्टी ने कहा। नीलम ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। वो बिजनेस में मदद करती थी और वो इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ जानती थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि जल्द ही पास में एक स्कूल बनेगा। ऐसा होने पर जमीन की कीमत तेजी से बढ़ेगी। घर जाओ और डैड से एक बार में जमीन खरीदने के लिए कहो। जल्दी करो, इससे पहले कि किसी को पता चले। मिष्टी जल्दी फुसफुसाई। नीलम की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें यकीन है? बेशक। मेरे हस्बैंड मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। बेहतर होगा कि आप इस खबर को तुरंत डैड को बता दें। इस तरह की खबरें जंगल में आग की तरह फैलती हैं। अगर कोई और आपसे तेजी से जमीन खरीद लेता है तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, मिष्टी ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। इस खबर पर नीलम अपनी सीट से उठ गई। तुम सही कह रही हो, अब मुझे जाना होगा। मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊंगी। ध्यान से जाना मुंह। मिष्टी मुस्कुराई। चलो सोनाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीलम मुड़ी और बोली। जब उसने सोनाली को सोफे पर स्टबर्न बैठे देखा, अपनी माँ की बातें सुनकर सोनाली के पास खड़े होने और जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। मिष्टी ने उन्हें दरवाजे से बाहर निकलते देखा। उसके एक्सप्रेशन कोई नहीं पढ़ सकता। मिष्टी ने अपने सोशल मीडिया पर केवल नेटिजन्स के कमेंट्स पढ़ने के लिए लॉग इन किया। सोनाली को दीवान रेजिडेंस में आने का इतना जुनून था कि उसने ध्यान भी नहीं दिया कि वो अपने सोशल मीडिया को चेक करना भूल गई थी। मिष्टी के होठों के कार्नर पर एक छोटी सी मुस्कान खिंची हुई थी। रागिनी के वीडियो ने ऑनलाइन भारी हंगामा किया, लेकिन सोनाली के फैंस पूरी तरह से अड़े हैं कि वो ऐसी नहीं है। कुछ ने तो रागिनी की रिकॉर्ड की गई आवाजों को बदलने का भी आरोप लगाया। वे जोर देते हैं कि सोनाली की आवाज हमेशा नरम और कोमल होती है, जबकि वीडियो में बोल रही सोनाली बहुत अग्रेसिव है। किराए पर लिए गए कई कमेंटेटर सोनाली का बचाव करने के लिए उभरे, जिससे चीजें उसके साइड में हो गईं। कई लोगों ने सोनाली का बचाव किया, लेकिन हर कोई बेवकूफ नहीं था। सिचुएशन अब 50 से 50 है और इतने सारे लोग माफी मांगने पर जोर नहीं दे रहे थे। कुछ अच्छे से जानते थे कि क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। चैप्टर 64। कुछ दिनों बाद सोनाली को ठगों के एक ग्रुप द्वारा बेरहमी से पीटा गया है। उसके सिर के घाव से खून बह रहा है और खतरनाक दर से खून बह रहा था। अब वो हॉस्पिटल में गंभीर हालत में पड़ी है और उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सख्त जरूरत है। मिष्टी को अपने माता पिता की कॉल यह बताने के लिए आई कि उसका ब्लड ग्रुप सोनाली से मेल खाता है और सोनाली को उसकी मदद की जरूरत है। मिष्टी को समझ नहीं आ रहा है कि हंसे या रोए। क्या वो इसके लिए खुद को दोषी मानती है? वो खुश है कि सोनाली को वो मिला जिसकी वो हकदार है, लेकिन वो अपना ब्लड दान नहीं करना चाहती। लेकिन सच्चाई यह है कि जब उन्होंने उससे यह पूछा तो वो अपने माता पिता को ना नहीं कह सकी। मिष्टी ने ना चाहते हुए आकाश से कहा कि वो उसे अस्पताल ले जाए। तुम आ गई मिष्टी। डॉक्टर यहाँ। उसका ब्लड ग्रुप सही है। बेटी को देखते ही नीलम चिल्लाने लगी। मिष्टी बिना किसी हलचल के ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूरा करने के लिए डॉक्टर को फॉलो करती है। किस्मत से उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं लिया, लेकिन मिष्टी को अपनी हालिया डाइटिंग की वजह से थोड़ा चक्कर और बेचैनी हो रही है। सोनाली को सिर में गंभीर चोट लगी है, लेकिन जल्द ही उसके माथे पर कई टांके लगने के कारण वो गंभीर सिचुएशन से बाहर हो गई। नीलम और मिष्टी उसके बेड के पास बैठे थे और सोनाली के जागने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी और सूजा हुआ है। नीलम को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। मोम, आपको मेरी मदद करनी होगी। नीलम पूरी तरह से गुस्से में है, केवल यह जानती है कि उसकी बेटी को ठगों ने पीटा है। क्या हुआ डियर? यह तुम्हारे साथ किसने किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता। मैंने जैसे ही कॉलेज छोड़ा और एक लड़की ने मेरे फैन होने का दावा करते हुए मुझे कोने में ले गई। अगली बात जो मुझे पता है, लड़कियों के एक झुंड ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैं उन्हें जानती भी नहीं। किसी ने इसका प्लान बनाया होगा। आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद करनी होगी। सोनाली रो पड़ी। दर्जनों लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटते हुए देखा है। वो फिर कभी अपना सिर ऊंचा नहीं कर पाएगी। चिंता मत करो डियर, मैं यह सब देख लूंगी और देखूंगी कि तुम्हें न्याय मिले। नीलम ने उसे यकीन से दिलासा दिया। सोनाली ने हाल ही में बहुत लोगों के पैर की उंगलियों पर कदम रखा। मोम, मिष्टी ने अचानक सोनाली की ओर देखते हुए कहा। क्या क्या चल रहा है? नीलम ने हैरानी से पूछा। उसकी सोनाली हमेशा ओबीडियंट और पोलाइट है। वो किसे चोट पहुंचा सकती है? यह सब सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। वे कहते हैं कि सोनाली ने किसी को फंसाया। मुझे यह भी नहीं पता कि क्या यह सच है। यहाँ मुझे यह क्लिप ऑनलाइन मिली। मिष्टी ने अपना सेल फोन नीलम को सौंप दिया। इसने सोनाली को रागिनी के साथ लड़ते हुए और अचानक उस पर लगाए गए आरोपों को दिखाया। सोनाली के फैंस उसे नहीं जानते हैं और उसे सबसे अच्छा मानते हैं, यह दावा करते हुए कि वीडियो में आवाज से छेड़छाड़ की गई है। लेकिन नीलम बेवकूफ नहीं है।
उसने तुरंत अपनी बेटी की आवाज पहचान ली और समझ गया कि सोनाली ने दूसरे पक्ष के खिलाफ पहला कदम उठाया है। नीलम का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मिष्टी ने अब इस खबर को तोड़ने का फैसला किया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि नीलम इसकी तह तक जाएगी। नीलम को उसके पास जाने और उसे डांटने से रोकने के लिए बेहतर होगा कि वो शुरू से ही समझे कि उसकी प्यारी लड़की ने क्या किया है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि सोनाली किसी के साथ ऐसा कर सकती है। मीठी कोमल और नन्ही सोनाली। सोनाली ने गिल्ट से नीचे देखा। सोनाली ने कभी नहीं सोचा था कि उसके शब्द वीडियो पर रिकॉर्ड होंगे। जब वो समझाने ही वाली थी कि अचानक उसके पिता बिल चुकाकर वार्ड के अंदर आए। क्या हो रहा है? सुमेर ने पूछा। उलझन में नीलम ने फोन को देखा। हम देख रहे हैं कि कैसे सोनाली ने किसी को इतना नाराज किया कि उन्होंने इसके लिए उसे पीटा। मिष्टी ने बेपरवाही से जवाब दिया और एक छोटी सी मुस्कान के साथ सोनाली को देखा। सुमेर ने तुरंत फोन उठाया। वीडियो देखने के बाद वो झुंझलाने लगा। यह मैं नहीं हूँ डैड, इसे किसी ने ऑनलाइन बनाया था। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, सोनाली ने जल्दबाजी में कहा, लगभग फिर से आंसू के कगार पर। ओह सोनाली, क्या तुमने सोशल मीडिया पर न्यू अपडेट नहीं देखी है? किसी ने यह साबित करने के लिए किसी स्पेशलिस्ट से सर्विस ली है कि इस क्लिप के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है और अपने फैंस को लाइन में रखने और उन्हें दूसरे लोगों से नफरत करने से रोकने के बजाय तुम इनोसेंट होने का नाटक कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत दूर जा चुकी हो? मिष्टी ने तिरस्कार से पूछा और अपने मैनिक्योर किए हुए नाखूनों को चेक किया। इसके साथ सुमेर को भी यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं मिला कि सोनाली इनोसेंट है। सोनाली खुद सन्न रह गई। वो बेवकूफ नहीं है। आखिर वो जानती है कि यह रागिनी होना चाहिए क्योंकि वो अकेली ऐसी इंसान थी जिससे वो हाल ही में मिली थी। लेकिन सोनाली ने कभी नहीं सोचा था कि वो बदला लेने के लिए इतना कठोर कदम उठाएगी। सोनाली ने रागिनी की इन्वेस्टिगेशन की थी, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। इसलिए उसने आग की लपटों को हवा दी और अपने फैंस को गिद्धों की तरह उस लड़की पर झपट्टा मारते देख वापस बैठ गई। कौन जानता था कि ऐसा होगा? नीलम और सुमेर अपनी बेटी से प्यार करते हैं, लेकिन वे अनरीजनेबल नहीं थे। उनके हाव भाव देखकर सोनाली गुस्से और हताशा से लगभग बेहोश हो गई। मोम, डैड, मेरा उसके साथ ऐसा करने का इरादा नहीं था। उसने मुझे बेकार और टैलेंट ना होने के लिए ताना मारा। उसने कहा कि मैंने जो डांस चुना है वो खराब है। उसने वे सारी बुरी बातें कहीं और इसलिए मैं उस पर गुस्सा थी। मुझे पता है कि मैं शहर में पैदा नहीं हुई और मैं यहाँ के सभी अमीर परिवारों से तुलना नहीं कर सकती, लेकिन वो मेरे बारे में सबके सामने ऐसा कैसे कह सकती है? मेरा अपना गौरव है और उसने बस सीमा पार कर ली है। जो मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा हो सकता है और मुझे गंभीर चोट पहुंचा सकता है। मुझे हमारे परिवार को शर्मिंदा करने के लिए अफसोस है। आपको मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मुझे मर जाने दो। सोनाली दयनीय ढंग से रोई और वो ड्रिप को छोड़ना चाहती है। उसने रोते हुए अपना चेहरा रगड़ा, जो पट्टियों और चोट के निशान से ढका हुआ था। उस समय नीलम और सुमेर ने अपनी बेटी की ओर से केवल प्यार और दर्द महसूस किया। सोनाली के शब्दों ने उन्हें वहीं मारा था जहां उन्हें सबसे ज्यादा दुख पहुंचा था। कौन सा पिता खड़ा होकर अपनी बेटी को इस तरह छेड़े जाने की बात सुन सकता है? वे इस बात को टालने वाले थे, लेकिन यह सुनते ही उन्हें गुस्सा आने लगा और वे उस लड़की को अच्छा सबक सिखाने की सोचने लगे। ओह डियर, तुम क्या कर रही हो? हम जल्दी तुम्हारे लिए न्याय दिलाएंगे। चिंता मत करो। नीलम ने गर्म आंसू बहाए और सोनाली को बेड पर लेटा दिया। हम इस मामले को नहीं जाने देंगे सुमेर। सोनाली ने उससे केवल कुछ शब्द कहे और उसे इस तरह से बेरहमी बदला लेने की जरूरत नहीं थी। हम उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? चिंता मत करो, मैं इस मामले को नहीं जाने दूंगा। मैं उस लड़की को सबक सिखाऊंगा। मिष्टी ने उन तीनों को गुस्से से देखा। उस लड़की रागिनी की कोई इम्पोर्टेंट फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि राजवंश फैमिली का दूसरा बेटा उसे बहकाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना उतावला होना चाहिए डैड। फोन करने के लिए सुमेर बीच में ही रुक गया। तुमने क्या कहा मिष्टी? इस कहानी का अगला भाग यहाँ पढ़े। चैप्टर 65। मैंने कहा कि राजवंश का दूसरा बेटा किसी भी लड़की को बहकाने के लिए अपनी पावर में सब कुछ करेगा। यही कारण है कि सोनाली को दिन के उजाले में पीटा गया था और कौन ऐसा करने की हिम्मत करेगा? मिष्टी ने अपना सिर हिलाते हुए समझाया। सच कहें तो इसमें से बहुत कुछ सिर्फ मिष्टी का अनुमान था। उसे याद आया कि राजवंश लड़के ने अपनी एक आलिशान पार्टी में रागिनी को अपनी बाहों में खींचकर फोटो खिंचवाया था और वे एक दूसरे के साथ इंटीमेट दिख रहे थे। वे अब भी एक ही यूनिवर्सिटी में हैं। मिष्टी नहीं जानती कि वे डेटिंग कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वो अपने पिता को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। मिष्टी अच्छी तरह से जानती है कि सुमेर किस तरह का आदमी है। वो सतर्क है और लगभग अपने परिवार की गलतियों से शर्मिंदा होता है। शायद एक बिजनेसमैन के रूप में वह हमेशा कोई भी फैसले लेने से पहले लंबा सोचता है। भले ही वे दोनों एक रिश्ते में नहीं है, सुमेर कभी भी इन्वेस्टिगेशन का जोखिम नहीं उठाने वाला है। न्याय की मांग तो बिल्कुल भी नहीं। सोनाली को इस पिटाई को फ्री में एक्सेप्ट करना चाहिए, भले ही वो इससे नाराज हो। क्या तुम मजाक कर रही हो?
मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। सोनाली ने उसे अविश्वास से देखा, लेकिन मिष्टी उसकी आंखों में बेचैनी देख सकती है। वेल, मुझे उम्मीद नहीं है कि तुमने सब कुछ सुना होगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो तो तुम डैड से पता लगाने के लिए कह सकती हैं। हम अंत में जान जाएंगे कि क्या यह सच है या नहीं। लेकिन जब हम राजवंश को नाराज करते हैं तो मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी, मिष्टी ने झंपते हुए कहा। सोनाली तनाव में आ गई। अगर यह सही है तो वो हार चुकी है। केंद्रा में मशहूर राजवंश को हर कोई जानता है। सोनाली खुद उनके सबसे छोटे बेटे को जानती है, जो नॉर्मल सर्कमस्टांस से निपट सकता है। अगर उसे पता चलता है कि उसने उसके भाई की गर्लफ्रेंड के साथ लिमिट क्रॉस कर ली है तो वो खत्म हो जाएगी। सुमेर के चेहरे पर हर तरफ सदमा और डर लिखा हुआ है। यह सब समझ में आता है और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सोनाली को क्यों मारा। बेशक राजवंश इस मामले में है, वो उन्हें बिल्कुल नाराज नहीं कर सकते हैं। राजवंश भी रियल एस्टेट के बिजनेस में है और वे उन्हें चींटियों की तरह कुचल सकते हैं अगर उन्हें पता चला कि वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। हर कोई उनके रास्ते से हटना चाहता है, केवल बेवकूफ ही उनके रास्ते में आएंगे। सुमेर ने सोनाली को गिल्ट से देखा। सोनाली, हमें उसे जाने देना होगा। तुम वैसे भी गलत थी। सुमेर ने अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अगर वो होनेस्ट है तो वो दूसरी पार्टी को नाराज करने की हिम्मत के लिए सोनाली से थोड़ा निराश था। उसने अपने शब्दों को काटा, यह देखते हुए कि सोनाली को इसके लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा। सोनाली चिल्लाना और कुछ फेंकना चाहती थी, लेकिन वो उन कामों को नहीं कर सकी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके डैड सिर्फ उसकी खातिर यहाँ के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। वो बहुत गुस्से में थी। उसे बिना किसी कारण के बेरहमी से पीटा गया। यह सोचकर ही उसका खून खौल उठा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जिससे सोनाली बिस्तर पर बेहोश हो गई। नीलम तुरंत डॉक्टर के लिए चिल्लाई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने समझाया कि सोनाली का घाव फिर से खुल गया है, जिसका मतलब है कि उसे एक और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। नीलम और सुमेर दोनों ने एक ही समय में मिष्टी को देखा। उसकी मदद करो मिष्टी, अगर सोनाली के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो मैं क्या करूंगी। नीलम असहाय होकर रो पड़ी। यह देख मिष्टी का मन कठोर हो गया। पहले जब वो सोनाली की बदौलत लगभग डूब गई थी तो उसने नीलम की चिंता को बिल्कुल भी नहीं देखा, और जब वो अपने होश में आई तब नीलम सोनाली को धमकाने के लिए मिष्टी को फटकार लगाने में बिजी थी। और अब सोनाली को केवल खून की जरूरत है, लेकिन नीलम की आंखों में चिंताएं हैं। ऐसा लगा रहा है कि मिष्टी इस परिवार के लिए एक आउटसाइडर है। अपने पिछले जन्म में मिष्टी इस तरजीही और पक्षपाती व्यवहार के पीछे का कारण नहीं जान सकी। सोनाली के आने से पहले उसके पेरेंट्स ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन जब से सोनाली लौटी मिष्टी ने महसूस किया कि यह सब दिखावे के लिए था। सोनाली एक ऐसी इंसान है जिसने असल में अपने माता पिता के प्यार को एंजॉय किया है। उसके आने से केवल मिष्टी को दुख ही मिला है, न कि वो खुशी और फैमिली रियूनियन जो उसने चाहा था। मिष्टी उठ खड़ी हुई और घबराकर उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे घबराहट हो रही है मोम, क्या मैं नहीं दे सकती? बिल्कुल नहीं। सोनाली का क्या होगा? यह सिर्फ सिरदर्द है। जल्दी करो और डॉक्टर के पास जाओ। नीलम रो पड़ी, मिष्टी के लिए अपनी चिंता दिखाने को तैयार नहीं थी। तुम्हारी माँ सही कह रही है मिष्टी, क्या तुम कुछ देर रुक नहीं सकती? मुझे यकीन है कि तुम इसे बाद में ठीक कर सकती हो। तुम्हारी बहन को अभी इलाज की जरूरत है। क्या तुम चाहती हो कि उसके साथ कुछ हो? सुमेर ने तुरंत कहा। मिष्टी ने अपने होठों को साफ किया। डैड, मोम, आप दोनों जानते हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है और मुझे खून की कमी है। मैंने अब सोनाली को काफी खून दे दिया है। अगर वह सुई निकालकर निडर होने की कोशिश नहीं करती तो उसे दूसरी बार खून की जरूरत नहीं पड़ती। ओह जिद्दी लड़की, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो तुम्हारी बहन है और उसे बस तुम्हारे थोड़े से खून की जरूरत है। मैं देख रही हूँ कि तुम शादी के बाद बहुत पावरफुल हो गई हो, है ना? अपने पेरेंट्स की बातों पर ध्यान नहीं दे रही हो। अगर सोनाली को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार तुम ही होंगी। नीलम ने हंगामा किया, लगभग अपनी बेटी को थप्पड़ मारने वाली थी। मिष्टी ने 2 कदम पीछे हटकर उन्हें कोल्डली देखा। ओह, तो आप जानती हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। क्या आप क्यूरियस नहीं है कि मैं उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो सकती हो? मुझे यकीन है कि आपको लगता है कि मेरा खून लेना ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे के बारे में क्या? यह अगस्त्या का बच्चा होगा। शायद हमें अगस्त्या को बुलाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो इस दूसरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सहमत है। अगर वो सहमत है तो मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर नीलम सन्न रह गई। बेशक वो अगस्त्या को फोन करने और पूछने की हिम्मत नहीं करेगी कि क्या वे उसकी पत्नी से और खून ले सकते हैं। वो परेशानी नहीं चाहती है। नीलम ने धीरे से कहने से पहले झिझकते हुए कहा, आई एम सॉरी मिष्टी। मैं अभी बहुत वरीड थी और वे भयानक बातें कह रही था। तुम मुझे माफ कर दोगी, है ना? लेकिन देखो, तुम्हारी बहन अभी भी बेहोश है और हम उसे कुछ नहीं होने दे सकते, है ना? वो तुम्हारी बहन है। बस हो गया मुंह। जब मैं ट्रांसफ्यूज कर रही थी तो हॉस्पिटल ने और ब्लड के लिए भेजा है। आपको मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
सोनाली बस कुछ और मिनट वेट करने से नहीं मरेंगी। आखिर गलती उसकी ही है। यह उसके लिए फायदेमंद होगा अगर वो इस बार अपना लेसन कठिन तरीके से सीखे। शायद अगली बार वो इतनी जल्दी हर किसी के पैर की उंगलियों पर कदम नहीं रखेगी, मिष्टी ने कोल्ड टोन में कहा। नीलम ने यह सोचकर अपने होंठ काट लिए कि उसकी बेटी अब बहुत अलग है। पहले मिष्टी ने उसके हर शब्द पर भरोसा किया था और कभी उसके खिलाफ नहीं गई थी, लेकिन अब वो आर्गुमेंट और क्लैरिटी के साथ हर सेंटेंस को काउंटर कर सकती है। नीलम को बहुत हैरानी हुई। मिष्टी सही है, सोनाली इस बार गलत है, सुमेर ने जल्दबाजी में सिर हिलाते हुए कहा। यह घटना कोई डिजास्टर नहीं है, लेकिन इसे हल्के में लेने की बात भी नहीं थी। अगर वे राजवंश को नाराज करते हैं तो रिजल्ट बहुत बुरा होता। अब उन्हें अपने पक्ष में मिष्टी की जरूरत थी, क्योंकि दीवान फ्यूचर में राजवंश के खिलाफ उनका इंश्योरेंस थे। वे अपनी बेटी को गुस्सा करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। लेकिन सोनाली, नीलम ने आईब्रो चढ़ा दी, चिंता उसके चेहरे पर लिखी हुई थी। क्या तुमने सुना नहीं मिष्टी ने क्या कहा? जल्द ही और खून होगा। पेशेंस रखो। सुमेर ने अपनी वाइफ की ओर घूर कर देखा। वो चाहता था कि वो इस पर जोर देना बंद कर दे। नीलम ना चाहते हुए चुप हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं सोनाली की मदद नहीं करना चाहती डैड, लेकिन वो हाल ही में पटरी से उतर रही है। अगर वो अपना सबक सीखती है तो वो फ्यूचर में अपनी गलतियों की गंभीरता को समझेगी। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे हमारे परिवार का नाम कीचड़ में घसीटा जाए, मिष्टी ने समझाया। सुमेर ने सहमति में बार बार सिर हिलाया। यह घटना उसके सिर में खतरे की घंटी बजाने के लिए काफी थी। उनके जैसे एलिट यूनिवर्सिटी में, जहां वाकई सभी स्टूडेंट्स अमीर या फेमस है, वे किसी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। जैसा कि मिष्टी ने कहा था, हॉस्पिटल ने तुरंत सोनाली के लिए ब्लड अरेंज किया और वो अच्छी तरह से ठीक हो रही है, हालांकि वह बेहोश रही। मिष्टी लंबे समय तक नहीं रही और बहाने के साथ अस्पताल छोड़ दिया। उसके माता पिता में से किसी ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि सोनाली, उनका गौरव और खुशी, अभी भी बेहोश है। आकाश बहुत देर से बाहर इंतजार कर रहा था। मिष्टी को थोड़ा पीला देख उसने चिंता से पूछा, मिसेज दीवान, क्या आप ठीक हो? क्या कुछ हुआ है? मैं ठीक हूँ, मिष्टी ने सिर हिलाया। सूरज को ढलते देखते हुए उसने कहा, हॉस्पिटल की यह विजिट, क्या तुम इसे मेरे हस्बैंड से छुपा सकते हो? आकाश सिर हिलाने से पहले एक सेकंड के लिए झिझकता है। ठीक है मिसेज दीवान, मिष्टी ने सिर हिलाया। तो चलो घर चलते हैं, लगभग अंधेरा हो गया है। बास्केटबॉल एसोसिएशन की जीत का जश्न मनाने के लिए सभी ने कराओके सेशन की प्लान बनाया था, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सोनाली अचानक बीमार पड़ जाएंगी। उन्होंने सेलिब्रेशन को पोस्टपोन कर दिया। वे नहीं जानते कि सोनाली को पीटा गया है। आखिरकार यह कॉलेज के बाहर हुआ था, इसलिए किसी ने नहीं सोचा कि जब सोनाली ने मेडिकल लीव के लिए अप्लाई किया था तो कुछ भी गलत है। जब सोनाली ने रागिनी के स्पेशलिस्ट का जवाब नहीं दिया तो उसके फैंस ने उसे निराशा में छोड़ना शुरू कर दिया, खासकर उन लोगों ने जिन्होंने उसे रागिनी से नफरत करने में मदद की थी। कुछ ही दिनों में सोनाली ने हजारों फैंस को खो दिया था। तो यह सच है कि बदला मीठा होता है। मिष्टी ने अपने स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप को चूसा और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में लॉग इन किया। कई लोगों ने उनसे और अपडेट मांगे और यह सच है कि वो कुछ समय से अपने अकाउंट को इग्नोर कर रही हैं। लेकिन वो जानती है कि ज्यादातर लोग उसके पति को देखना चाहते हैं। यह मुश्किल था। मिष्टी ने कई लंबे मिनट यह सोचने में बिताए कि वो अगस्त्या की तस्वीर कैसे ले सकती है। एक फैसला लेने के बाद वो अपनी मेंबरशिप से हटने के लिए बास्केटबॉल एसोसिएशन गए। उसके पास अब रहने का कोई कारण नहीं था। लीडर रियान की तलाश में मिष्टी ने कमरे में कुछ अन्य लोगों को देखा। वे लोग जिन्हें वो देखना नहीं चाहती है। तो वे उसके सामने ऐसे आ रहे जैसे कि भाग्य से जुड़े हो। वाह मिष्टी सिन्हा, क्या वो तुम हो? निखिल चिल्लाया। वह पहले से ही आराम से एक सोफे पर चाय की चुस्की ले रहा था, तभी उसने देखा कि मिष्टी दरवाजे पर खड़ी है। सेमेस्टर की शुरुआत के बाद से यह मिष्टी की पहली अपीयरेंस थी। वो हर दिन यहाँ घूमती थी, लेकिन इस साल नहीं। वो यहाँ कभी दिखाई भी नहीं दी। करण और रियान ने भी ऊपर देखा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मिष्टी ने दरवाजा खटखटाते हुए पूछा। इस कमरे को इन अमीर बच्चों ने टीवी, सोफा और कॉफी टेबल के साथ एक शानदार लाउंज में बदल दिया है। बेवकूफ मत बनो, अंदर आ जाओ, निखिल ने कहा।